वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप बीए के 4th सेमेस्टर में हैं, चाहे आपका मेजर सब्जेक्ट है चाहे माइनर सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और जहाँ तक मुझे पता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का कल आपका पेपर लगा हुआ है 21 तारीख को शायद, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लेक्चर। तो आप प्लीज़ अंत तक वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसे प्रश्नों को छांटा है जो कि आपकी परीक्षा में 100% आने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद में आपको संपूर्ण सिलेबस समझ में आ जाएगा। संपूर्ण सिलेबस एक प्रकार से इससे जो चैप्टर्स हैं आपके, उन सभी चैप्टर से बनने वाले प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। जो चैप्टर या फिर जो प्रश्न परीक्षा में पिछले वर्ष में जिन चैप्टर से पूछे गए थे प्रश्न, ऐसे तमाम प्रकार की रणनीति को ध्यान में रख करके मैंने यह मॉडल पेपर सेट किया है। महासंग्राम वीडियो आपके समक्ष लाया हूं। एक ही वीडियो के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को आप कवर कर पाएंगे, यानी कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिवीजन क्लास ये है, ये एग्जाम से एक दिन पहले अगर आप देख करके इस प्रकार की क्लास को जाते हैं, आप अपनी परीक्षा में बड़ा अच्छा करते हैं। आगे चल करके जब आप 5th सेमेस्टर में होंगे तो भी आपके लिए ऐसी महासंग्राम रिवीजन क्लास आपको मैं देता रहूंगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महासंग्राम रिवीजन क्लास 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आपको होम साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है यानी गृह विज्ञान, तो आपको 4थे सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में आपको आवास और प्रसार शिक्षा के बारे में पढ़ना होता है। आवास यानी हाउसिंग, एक घर बनाने में या एक घर में क्या क्या सुविधाएं, किस तरीके से हम अपने घर को अच्छा कर सकते हैं, किस तरीके से हमारा घर इफेक्टिव लग सकता है, किस तरीके से हम अपने घर में साज सज्जा, पुष्प सज्जा, या किस तरीके से हम अपने घर को एक प्रकार से एक जो है प्रभाव उत्पादक तरीके से बना सकते हैं या एक अट्रैक्टिव पॉइंट बना सकते हैं अपने घर को, ये आपको आवास में पढ़ना पड़ता है। प्रसार शिक्षा का मतलब होता है एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि जैसे गाँव वगैरह के जो ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, या जो एक प्रकार से किन्हीं कारणों के बस में एक प्रकार से किन्हीं चीज़ों से अनभिज्ञ है, नहीं जानते हैं, तो उनके लिए एक प्रकार से एक प्रसार कार्यक्रम चला करके उनको एक प्रकार से जानकारी देना, उनको उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताना, ये प्रसार शिक्षा में आपको पढ़ना होता है। तो ये दोनों आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, आवास और प्रसार शिक्षा यानी हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, और दोनों को बहुत ही बारीकी के साथ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें मैंने रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्ट पॉपुलर प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में आने वाला है, और आप शायद इसमें अंतर ना जानते हो, लेकिन ये अंतर आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा और आप इसको एक प्रकार से छोड़ करके चले आएं, ऐसा मैं नहीं चाहता। आप इस प्रश्न को देखें, यहां से आपके 2 प्रश्न तैयार होंगे। सबसे पहला प्रश्न कि घर किसे कहते हैं, और दूसरा मकान किसे कहते हैं, और तीसरा घर और मकान में क्या अंतर होता है। ठीक है, यानी कि हाउस एंड होम दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आज के वीडियो के माध्यम से आप पहले चैप्टर्स के माध्यम से जानेंगे। बाकी बहुत प्रश्नों को मैंने रखा है। चले बिना समय गंवाए मैं सारी चीज़ों को समझाता हूं। मकान और घर में क्या अंतर है, देखिए मकान एवं घर में वही अंतर है जो जड़ और चेतन में है। जड़ माने होता है क्या, जड़ माने होता है ऐसी बुद्धि जिसको कुछ पल्ले ना पड़े। चेतन माने कि जिसको बता दो तुरंत जान जाए, तो ये एक जड़ चेतन होता है। दूसरा जड़ चेतन का मतलब ये होता है, जड़ माने होता है एक प्रकार से कि भाई जो एक प्रकार से मतलब अनभिज्ञ है या नहीं जानता कुछ भी, या एक प्रकार से मूढ़ है। और एक चेतन अवस्था में मतलब कि जैसे मन की 2 अवस्थाएं, जड़ और चेतन। अब जड़ में क्या होता है कि मन एक प्रकार से सोया हुआ रहता है या सोता हुआ व्यक्ति जड़ आप मान सकते हैं। चेतन मतलब कि जो जागता हुआ वस्तु है, व्यक्ति है, वो एक प्रकार चेतनावस्था में है। क्लियर, तो वही अंतर है जो जड़ और चेतन में है। मकान क्या है, एक जड़ संरचना होती है जिसमें प्रकृति के परिवर्तन स्थान नहीं रखते हैं, जबकि घर जो होता है एक भावात्मक यानी इमोशनल और चेतन भावना है जो निवास करने वालों के संबंध में फलती फूलती है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो घर जो होता है मकान रूपी संरचना में निवास करने वाली आत्मा होती है। यानी घर जो होती है, जब तक एक प्रकार से घर एक आत्मा है और मकान एक शरीर है, जब तक उस आत्मा रूपी जो एक प्रकार से आत्मा रूपी घर है वो मकान में प्रवेश नहीं करता, तब तक एक आवास अच्छे तरीके से नहीं बनता। मकान बेसिकली मान लेते कोई खंडहर में आपने घर बनवा दिया, वो मकान हो गया। लेकिन जब उसमें लोग रहते हैं, उसमें भावनाएं होती, इमोशंस होते हैं, प्रेम होता है घर में, मतलब मकान में जब उसमें लोग रहते हैं तो एक प्रकार से उसको आप क्या कहते हैं, घर नहीं तो मकान आप कहते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग आपने बना दी पड़ी हुई है, वो मकान है, लेकिन जिसमें लोग रहते हैं वो आपका घर हो जाएगा। क्लियर, यही चीज़ यहाँ पर बताने का प्रयास। जैसे होटल, छात्रावास, अस्पताल,
तथा इसी प्रकार के अन्य निवास स्थल गृह की संज्ञा नहीं पाते। चूंकि आप होटल को एक घर नहीं कहते, चूंकि होटल में इमोशंस नहीं जुड़े होते, होटल में व्यावसायिक चीज़ें जुड़ी होती, इसीलिए होटल को एक प्रकार से आप क्या नहीं बोलते, होटल को आप घर नहीं बोलते। छात्रावास, अस्पताल, इसी तरीके से अन्य निवास स्थल गृह की संज्ञा नहीं पाते, क्योंकि इनमें निवास करने वाले किसी भावात्मक बंधन से नहीं बंधे होते, ये एक व्यावसायिक बंधन से बंधे होते हैं। लेकिन घर में क्या होता है, गृह में क्या होता है कि व्यक्ति एक प्रकार से इमोशनली जुड़े होते हैं, भावात्मक रूप से खूनी रिश्ता होता है, एक ब्लड रिलेशन के रूप में किसी के माता जी हैं, किसी के पिताजी हैं, किसी के भाई बहन पत्नी, ठीक है, इस तरीके से सभी लोग आपस में मिलजुल करके प्रेम भाव से घर में रहते हैं, वो घर होता है। ठीक है, तो इसमें बंधन से कोई नहीं जुड़े होते, भावात्मक बंधन से इमोशनली नहीं जुड़े होते, जबकि केवल एक कमरे में सभी आवश्यकताएं पूरी करने वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है, या व्यक्तियों के आवास को हम एक प्रकार से घर अथवा गृह की संज्ञा देते हैं, यानी कि जहां पर भावात्मक रिश्तों के द्वारा एक प्रकार से लोग रहते हैं उसी को हम घर कहते हैं, यानी इसको आप होम कहते हैं, और हाउस कहते हैं मकान को। मकान केवल ईंट पत्थर से बनी संरचना होती है, जबकि घर जो होता है वो भावना से जुड़ी हुई एक प्रकार से भावात्मक रूप या भावना रूपी ईंट पत्थर से बना हुआ होता है। क्लियर। पहला अंतर, मकान क्या है, जड़ संरचना है, और घर क्या है, चेतन स्वरूप है उसका। ठीक है, यानी कि ये शरीर है, मकान शरीर है, और घर क्या है, आत्मा है। दूसरा अंतर, मकान बनाया जाता है और घर बसाया जाता है। बहुत ध्यान से समझें, घर क्या करता है, घर को बसाया जाता है। ठीक है, जब एक स्त्री की शादी होती है लड़की की और जाती किसी के घर में, तो एक प्रकार से वो घर बसता है किसी व्यक्ति का। ठीक है, और कहीं ना कहीं पे तो घर जो होता है, यानी होम जो होता है वो बसाया जाता है और मकान बनाया जाता है। ठीक है। तीसरी बात, मकान जो होता है वो उसमें छत होती है, दीवार होती हैं, फर्श होती हैं। ठीक है, इन सभी से मिलकर के एक मकान का या हाउस का निर्माण होता है। जबकि घर का निर्माण जो होता है उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के परस्पर जो संबंध होते हैं, उनके रिलेशन कैसे हैं, उनके बीच में स्नेह यानी प्रेम, एक दूसरे के प्रति जो इमोशनली कनेक्टेड होते हैं यानी कि जुड़े हुए होते हैं वो, तो ये सब मिलकर के एक प्रकार से एक होम का निर्माण करते हैं। चौथा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका, मकान में एक व्यक्ति रहता है या हो सकता है कि कोई ना रहे। मकान में कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है और हो सकता है कोई भी ना रहे, ऐसी सिचुएशन मकान के लिए आ सकती है। लेकिन जब अगर बात करते हैं आप घर की, होम की, तो घर में क्या होता है, कई सारे लोग प्यार से रहते हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को अंतर संबंधित भी होते हैं। ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। आगे देखिए, पांचवा अंतर यह है कि मकान जो होता है आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार बदल लिया जाता है। मकान आप आवश्यकता और परिस्थिति के हिसाब से बदल भी सकते हैं, लेकिन जो घर होता है सामान्यतः विवाह के पश्चात ही बदला जाता है, उससे पहले घर में आपको रहना ही पड़ता है। छठी बात, जैसे कि जब लड़कियों की शादी होती तो अपना उनका घर बदल जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला अंतर है, प्रत्येक मकान घर ही हो यह आवश्यक नहीं है। प्रत्येक मकान घर हो ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसमें दफ्तर, दुकान, होटल, छात्रावास यानी एक प्रकार से होटल, छात्रावास होते, ये सब भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि एक जो मकान होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक घर हो। ठीक है, वो छात्रावास भी हो सकता है, यानी मकान हमेशा घर नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक घर के लिए एक छोटे अथवा बड़े मकान की आवश्यकता होती है, यानी एक मकान में ही एक प्रकार से घर को बसाया जाता है, ऐसा ध्यान रखें। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनमें से अगर 5 भी अंतर को लिख देंगे, 5 अंतर को, तो आपका काम हो जाना है और आपको अच्छा नंबर मिलेगा। सातवां अंतर यह है कि मकान के स्थायित्व की एक सीमित अवधि होती है, यानी कि मकान के स्थायित्व की क्या होती है, मकान कब तक रहेगा इसकी एक सीमा होती है। जबकि घर जो होता है अखंड होता है, समाज में इसकी जीवंतता अक्षय है, हमेशा बनी रहती है, ये कभी भंग नहीं होता। एक घर से एक या अधिक घरों की उत्पत्ति भी होती है, यानी मान लेते हैं कि आप 4 भाई हो तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपके घर में मान लेते हैं बंटवारा हो जाएगा, तो आप दूसरा घर का निर्माण कर लेंगे, तो एक घर से दूसरे घर की उत्पत्ति जरूर हो जाएगी, लेकिन घर एक प्रकार से भंग नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आठवां अंतर यह है कि मकान जो है एक भौतिक आवश्यकता है। भौतिक मतलब एक प्रकार से एक फिजिकल आवश्यकता है, मतलब भौतिक आवश्यकता का मतलब ये है कि एक रहन सहन के लिए आपको घर की आवश्यकता होती है, लेकिन एक मानसिक और भावात्मक आवश्यकता होता है एक घर। तो घर एक मानसिक और भावात्मक आवश्यकता है, जबकि मकान एक भौतिक आवश्यकता होती है। किसी काम को करने के लिए आपको ईंट और दीवार और चारदीवारी की ज़रूरत है, तो आप इसमें मकान की सहारा लेते हैं। लेकिन अगर आपको इमोशनली कनेक्टेड होना है, मानसिक और भावात्मक रूप से, मेंटल एंड इमोशनल रूप से, तो आप एक घर में स्थान ले सकते हैं। तो ये घर और मकान में अंतर है, निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है कि लाल रंग का क्या सूचित करता है। लाल रंग, अब ये लाल रंग से प्रश्न क्या होगा, ये रंग क्या है भाई। देखिए, जब भी आपकी बात करें, जब आप घर को सजाते हैं, किसी भी घर को सजाने में रंग की बड़ी भूमिका होती है कि भाई किस कलर का दीवार करवाएं, किस कलर की छत कलर होनी चाहिए, किस तरीके के फर्श होने चाहिए। तो यानी रंग जो होते हैं वो एक प्रकार से आपकी मनोभावों को और आपके एक प्रकार से मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं। आपके घर का कलर कैसा है, इसको देख करके जो विद्वान आदमी होते हैं, जो एक प्रकार से आवास यानी हाउसिंग के बारे में अच्छे तरीके से पढ़े लिखे होते हैं, वो जान जाते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति के घर में अगर इस कलर का रंग हुआ है तो इसकी मानसिकता या इसका पॉइंट ऑफ व्यू, इसका दृष्टिकोण कैसा होगा। ठीक है, समझ में गए, बिल्कुल। तो लाल रंग क्या सूचित करता है, यानी कि क्या बताता है, तो लाल रंग जो होता है उष्णता का उत्पादक है। उष्णता माने होता है गर्मी, ठीक, गर्मजोशी। एक प्रकार से लाल रंग क्या करता है, उष्णता का उत्पादक है। इसमें क्या होता है, बड़प्पन, दिखावा, प्रफुल्लता और स्वागत करने का गुण पाया जाता है। यानी कि अगर किसी का घर लाल कलर से रंगा हुआ है तो आप समझे कि वो अपना बड़प्पन दिखाना चाह रहा है, वो बड़प्पन बड़ा व्यक्ति हो सकता है, दिखावा कर रहा है हो सकता है, प्रफुल्ल एक प्रकार से है, खुशी है अंदर से, ऐसा हो सकता है, और स्वागत करने का यानी कि उसके घर में आपका स्वागत है, ऐसा लाल रंग का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग बेसिकली बेचैनी उत्पन्न करने वाला भी रंग माना जाता है तथा आरामदायक नहीं होता लाल रंग। यह विशेष रूप से गुलाबी, पीले और नारंगी रंग के मिश्रित रंगों के साथ उचित तरह से मेल खाता है लाल रंग। इसे निम्नलिखित दो तरह से कार्य में लाया जाता है लाल रंग को। पहली बात तो ये कि शीत लाल रंग एक होता है, एक होता है उष्ण लाल रंग। शीत लाल रंग जो होता है इसमें नीला और बैंगनी रंग जो है मिला करके तब शीत लाल रंग का प्रयोग करना होता है, तो बैंगनी और नीला रंग मिलाते हैं, उसके बाद में फिर इसका प्रयोग करते हैं। और जो उष्ण लाल रंग होता है यानी जो चटक ज़्यादा होता है, जो गाढ़ा होता है ज़्यादा, तो ये गाढ़ा होता है इसीलिए गलीचों में इसका उपयोग किया था। गलीचा वगैरह बनाने में, यानी जैसे जो चटाई वगैरह बनाने में नीचे बिछाने वाला जो चीज़ होता है उसको बनाने में प्रायः लाल रंग का प्रयोग बेसिकली करते हैं लोग। ठीक है, तो और लाल रंग जो है वैसे अगर देखें तो, और घर के इतर देखें या घर से बाहर देखें कि भाई लाल रंग का क्या महत्व होता है, तो ये हिंसात्मक भावना को प्रदर्शित करता है। लाल रंग एक चीज़ के लिए और जाना जाता है क्योंकि ये एक प्रकार से बहुत दूर से चीज़ों को देख सकता है। यानी कि जैसे कि मान लेते हैं जब ट्रेन वगैरह आती तो लाल रंग को दिखा करके ही रोका जाता, तो खतरे का भी सूचक लाल रंग ही है। क्लियर, तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई। आगे थोड़ा सा और चीज़ों को देखते हैं कि रंग योजना को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं उसको जान लेते हैं। यानी रंग योजना जो होती है जब आप एक घर में सजाते हैं, या रंग योजना एक प्रकार से किन किन चीज़ों को ध्यान में रख करके करी जाती है, एक घर में कैसा कलर करना चाहिए, ये इस बात की द्योतक है, इस बात की पुष्टि करता है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं और ऐसे ही मेहनत मैं लगातार करता रहूँगा। बस आपका थोड़ा सा प्यार चाहता हूं और थोड़ा सा क्या मतलब कि बस लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप हो सके तो आप 2-3-4 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। इसमें एक प्रकार से आपका ही चैनल है, ये मेरा खुद का चैनल है नहीं, आप लोगों के कहने पर इसको बनाया गया है और आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें वीडियोस दी जाती हैं। ठीक है, मैं आप समझिए कि मैं आपका एक प्रकार से एक वो हूँ कि आपने मुझको काम पे रखा है और मैं अपना जो है काम आपके लिए करता हूँ। इस तरीके से आप हमको मान करके पढ़ें। ठीक है, आप सोचें कि हमारे एक प्रकार से ये मेरा चैनल है और इस पर मैंने एक व्यक्ति रखा है, वो पढ़ा रहा है मेरे को बस, और उसके बाद में आप अपना मालिकाना हक इस पे जमा सकते हैं। आपका ही खुद का चैनल है, इसमें ये आप ही लोगों की प्यार और दुलार से आगे बढ़ रहा है। तो आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, रंग योजना को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक लिखें। यानी जो रंग योजना को प्रभावित करते हैं ऐसे कारक कौन कौन से फैक्टर। पहली बात तो व्यक्तित्व जो होता है यानी कि पर्सनालिटी, ये प्रभावित करती है किसी भी रंग को किस घर में लगाना है इसको लेकर के। जैसे व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि रंग के चयन को अधिक प्रभावित करती है कि भाई किसी को पीला रंग पसंद है घर में, किसी को लाल रंग पसंद है, किसी को पिंक रंग पसंद है, किसी को एक प्रकार से और दूसरा बैंगनी रंग पसंद है, किसी को एक प्रकार से और दूसरा रंग पसंद है। तो भाई अब व्यक्ति हर कलर का शौकीन होता है तो अपने हिसाब से वो सफ़ेद रंग या जो भी हो अपने हिसाब से वो कलर करवाता घर को। कुछ रंग विशेषज्ञों के कथन अनुसार श्याम वर्ण के व्यक्तित्व जो होते हैं
यानी श्याम वर्ण के, यानी कि जो श्याम वर्ण के होते, श्याम वर्ण मतलब कि जो थोड़ा सा सांवले टाइप के लोग होते हैं, वो एक प्रकार से वो व्यक्ति गर्म रंगों को अधिक चुनाव करते। गर्म रंग मतलब कि थोड़ा चटक मटक रंग की बात ज़्यादा करते, जो थोड़े से श्याम कलर के होते हैं, यानी कि थोड़ा सा एक प्रकार से श्याम कलर का मतलब क्या होता है, थोड़े सांवले होते हैं, वो अधिक पसंद करते हैं गर्म रंगों को। और जो गोरे लोग होते हैं, यानी कि थोड़ा सा गोरहर होते हैं, गोरे रंग के होते हैं, गोरहर मतलब समझत हो ना, गोरहर अवधि में गोरहर कहत हैं, जो ज़्यादा बढ़िया साफ सुथरा रहत है, गोरा रहता है ओका गोरहर कहत हैं। जे सांवर रहत है मतलब कि जो सांवला रहता है उसको सांवर कहत हैं, और जो काला रहता है ओका करिया कहत हैं। ठीक है, तो अगर जे सांवर व्यक्ति है तो सांवर का गरम रंग पसंद है। गरम रंग मतलब से लाल रंग होएगा, तो तड़कीला फड़कीला रंग जो होता है वो, ठीक है। और जो गोरे लोग होते हैं उन व्यक्तियों को हल्का रंग पसंद होता है, क्योंकि भाई वो गोरे ऑलरेडी पहले से, तो हल्का रंग पहनेंगे ताकि उनका गोरापन आगे दिखे। ठीक है, हल्के रंगों को पसंद करते हैं जो गोरे लोग होते हैं, प्रौढ़ कोमल रंगों को, और बच्चे चमकीले मतलब कि प्रौढ़ जो लोग होते हैं, प्रौढ़ का मतलब क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो कि एक प्रकार से बड़े हो गए हैं, एक प्रकार से बच्चे नहीं हैं, मतलब कि वो 30-35 के क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति कोमल रंगों को पसंद करते हैं, थोड़ा सॉफ्ट रंग। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं, बच्चे चमकीले रंगों को ज़्यादा पसंद करते हैं, जो ताज़ा तड़कते भड़कते हों, चमकते हों। तो इस तरीके से पहली बात तो ये कि व्यक्तित्व जो होता है वो रंग किस कलर का होगा, या कौन सा चीज़ किस कलर का रंगा जाएगा घर में, ये एक प्रकार से व्यक्तिगत रुचियों पर ज़्यादा डिपेंड करता है। दूसरी बात, कमरे का आकार और उसकी विशिष्टता कैसी है, इस पर डिपेंड करता है। यानी कमरे का आकार, कमरा कितना बड़ा है और उसकी विशिष्टता क्या है, यानी कमरा किस लिए कमरा बनाया गया, किचन है कमरा, कि बरामदा है, कि टीवी रूम है, गेस्ट रूम है, या फिर डाइनिंग वाला रूम है, क्या रूम है, उसके अकॉर्डिंग एक प्रकार से आपको रंग योजना लगानी होती है। जैसे कमरे की रंग योजना से पूर्व उसका विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि प्रत्येक कमरे की एक विशिष्टता होती है जो कि उसे दूसरे कमरे से अलग करती है, दूसरे कमरे से भिन्न करती है। जैसे शयन कक्ष का कमरा जो होता है बैठक से अलग होता है, यानी जहाँ पर आप सोते हैं उसका एक प्रकार से रंग अलग होना चाहिए, और जहाँ पर आपकी बैठकी है उसका कलर अलग होना चाहिए। अतः प्रत्येक कमरे की विशिष्टता को ध्यान में रख करके ही रंग योजना बनानी पड़ती है। छोटे कमरे में अगर बात किए तो ठंडा रंग का प्रयोग होता है, और हल्के रंगों का प्रयोग करने से वह बड़ा कमरा लगता है। यानी जब भी कोई छोटा कमरा हो तो वहाँ पर ठंडे और हल्के रंग का प्रयोग करेंगे, इससे कमरा थोड़ा सा बड़ा लगेगा, इफेक्टिव लगेगा। उसी प्रकार से जब बड़ा कमरे की रंगाई करनी होती है तो उसमें गहरा रंग और गर्म रंग का प्रयोग करने से वह कमरा जो बड़ा होता है वो छोटा प्रतीत होता है। तो ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए। यानी अगर बड़े कमरे की रंगाई करनी है तो गर्म और गहरे रंग का प्रयोग करें, अगर हल्के छोटे कमरे की रंगाई करनी है तो छोटे मतलब शीत ऋतु मतलब कि इस तरीके से छोटे कमरे का तो हल्के रंग का प्रयोग करें, ताकि कमरा आपका बड़ा प्रतीत हो। वर्गाकार कोई कमरा है, वर्गाकार का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कमरा आपका एकदम से इस तरीके से है, यानी जितना लंबाई है उतने चौड़ाई है। वर्गाकार कमरे की विरोधी दीवारों पर गहरा रंग, शेष दो दीवारों पर हल्का रंग कराने से वह लंबा प्रतीत होता है। मान लेते हैं कि आपको एक प्रकार से आपने कोई घर बनवाया, अब उस घर में मान लेते हैं कि ये है, और कहाँ भागत हो भैया, देखो मान लो घर बनवाए हो आप, तो घर बनवाने में के बाद में क्या होता है, आपने घर बनवाया, तो घर बनवाया तो मान लेते हैं कि आपने एक प्रकार से आपके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, यानी कि मान लेते हैं 4 मीटर मतलब कि 4 मीटर का ये है, 4 ही मीटर का ये है, 4 ही मीटर का ये, 4 ही मीटर का ये है, लेकिन आपको लंबाई चौड़ाई सब एक एक जैसी दिख रही है, यानी कि एक वर्गाकार कमरा। जैसे मेरा कमरा ये जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी वर्गाकार है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि जो ये दीवारें हैं, ये दीवार आपको इस दीवार को एक मान लेते हैं, अगर इसको आपने हरे से रंग मतलब कि ये हल्की, तो 2 दीवारें यहाँ पर थोड़ा हल्के रंग से करवा दें, ये सामने वाली, ठीक है, ये हल्के रंग से करवा दें, और 2 दीवारें आप जो हैं उसको आप गाढ़े रंग से करवा सकते हैं, जैसे कि आपने इस कलर से करवा दिया। ठीक है, यानी इससे क्या हो जाएगा, आपका कमरा जो होगा भैया वो कमरा आपका थोड़ा सा बड़ा प्रतीत होगा। तो इस तरीके से रंगवाने से एक प्रकार से आपको कमरा क्या होगा, बड़ा प्रतीत होगा। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखें। यानी कि जब भी आपको विरोधी मतलब दीवार होती है, यानी आमने सामने की, तो एक रंग मतलब एक पर गहरा और शेष दीवारों पर हल्का रंग चढ़ाने से क्या होता है, कमरा लंबा प्रतीत होता है। तीसरी बात, चले अगला कुछ तीसरा है शैली। शैली भी प्रभावित करती है रंग योजना को। रंग योजना करते समय कमरे की साज सज्जा तथा शैली का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। शहरी रंग मध्यम प्रकार के तथा बलपूर्वक होते हैं, जबकि ग्रामीण रंग जो होते हैं आनंदपूर्ण होते हैं और स्पष्ट होते हैं।
चौथी बात है सुसज्जा के उपलब्ध साधन, यानी कि सुसज्जा के लिए जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। जैसे गृहिणी अपने पास उपलब्ध सुसज्जा के साधनों को नया रूप दे करके घर को आकर्षक बना सकती है। पुरानी साड़ी को काट करके पर्दा बनाती है, गिलाफ बना सकती है, कुशन का खोल बना सकती है, मेज पोस्ट बनाया जा सकता है। तो उसी रंग योजना को आधार बना करके अन्य साज सज्जा की जा सकती है, ताकि अगर साड़ी वगैरह कुछ बनाए या पर्दा वगैरह लगाएं तो पर्दा भी दिखे। ऐसा नहीं कि भाई ऐसा इतना चटक कलर कर दे कि पर्दा हेरा जाए वही माँ। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना होता है। पांचवा बात ही ध्यान रखे पड़ता है रंग योजना यानी कमरा रंगवाओ से पहले कि वर्तमान शैली क्या चल रही है, यानी कि ट्रेंड क्या चल रहा है। वर्तमान फैशन को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। रंगों के वर्तमान फैशन के अनुसार ही कमरे की रंग योजना करनी चाहिए, नहीं तो एक प्रकार से धीरे धीरे ट्रेंड बदलता जाएगा तो बच्चे कहेंगे कि सन 97 घर बनवा दे हो रहा बप्पा। तो इस तरीके से आपके बच्चे जो हैं आपको आपकी मौज ना लें, इसके लिए आपको ध्यान देना होता है कि भाई क्या ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग करवाएं। छठी बात यह है कि कमरे का उपयोग कैसे करना है, कमरा किस उपयोग में लिया जा रहा है, इस पर भी रंग योजना प्रभावित होती है। मान लेते हैं रंग कमरे के प्रयोजन को भी बदल देता है। कभी कभी व्यक्ति का शयन कक्ष जो होता है विश्रामदायक, शांत तथा मन को आराम देने वाला रंगों जो होते हैं उनको, यानी जब भी जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ पे एक प्रकार से थोड़ा सा हल्के रंगों का प्रयोग करें, या एक प्रकार से ऐसे रंगों का प्रयोग करें जो आपके आँखों को और आपके बदन को आराम दे। कमरे में अत्यधिक उत्तेजक रंगों का उपयोग मन को व्याकुल कर देता है, इसीलिए कमरे में हल्के रंगों का प्रयोग करें। कमरों की रंग योजना मन को प्रसन्न करने वाली होनी चाहिए, ऐसा रंग रंगा जाए। कमरे में रंग योजना निर्धारित करते समय प्रकाश की व्यवस्था का ध्यान भी रखना पड़ता है, यानी कि कमरे में कितना प्रकाश आएगा कितना नहीं आएगा। गृह स्वामी और गृह स्वामिनी यानी पति पत्नी का शयन कक्ष जो होता है उसका रंग पुरुष तत्व प्रधान होना चाहिए, जिससे चमकीले रंग का उपयोग हो। एक स्त्री का कमरा स्त्रीत्व प्रधान, कोमल तथा स्त्री के रंगों के मेल खाता हो। जैसे कुछ ऐसे रंग होते हैं जो कि स्त्रियों को ज़्यादा पसंद आते हैं और कुछ रंग ऐसे होते हैं जो पुरुषों को ज़्यादा पसंद आते हैं। जैसे बेसिकली मैं नहीं जानता हूँ कि भाई पुरुष और स्त्री कैसे रंगों को पसंद करते हैं। जहाँ तक सुनने में आता है स्त्रियाँ पिंक रंग ज़्यादा पसंद करती हैं, और जो पुरुष लोग होते हैं पीला रंग या ऐसे थोड़ा सफ़ेद रंग या इस तरीके के रंगों को ज़्यादा पसंद करने के लिए, या लाल थोड़ा सा ऐसे रंगों को पसंद करते हैं मेरे हिसाब से जहाँ तक है। लेकिन ऐसा कोई बाध्य या कोई ऐसा नियम नहीं है कि भाई यही रंग पसंद करते हैं। लेकिन मान लेते हैं स्त्रियों को जो रंग पसंद हो, स्त्रियाँ अपने अकॉर्डिंग उनके कमरे में उस तरीके के रंग का प्रयोग, और जिनको जैसा पसंद हो इसके अकॉर्डिंग उसके रंग का प्रयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। आवास का चयन करते समय किन भौतिक सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, बताएं। आवास माने होता है रहने का स्थान। तो आप जहाँ पर रहते हैं उसका चुनाव करते समय आप क्या क्या करते हैं। सबसे पहली बात, आवास का चयन करते समय भूमि या भूमि खंड का चयन, भूमि खरीदते समय किन किन सार्वजनिक सुविधाओं का होना आवश्यक होता है। तो जब भी आप एक प्रकार से भूमि को चयन करें या भूमि को खरीदें, आवास के लिए ज़मीन खरीदें, सबसे पहली बात भूखंड जहाँ तक संभव हो ऊंचे धरातल पर हो, यानी कि ऊंचे हो ताकि वहाँ पर बारिश का पानी भी ना पहुँच सके, क्योंकि इसके आसपास वर्षा आदि का पानी नहीं ठहरता। साथ ही साथ ऊंचाई के आसपास का दृश्य भी सुंदर दिखाई देता है। दूसरी बात, स्वास्थ्य की दृष्टि से भूखंड घनी बस्ती से दूर हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ऐसी बस्तियों में खुली हवा, धूप और वायु विजन यानी खिड़की वगैरह से आपके जो है हवाएं उतना कम आ पाएंगी। अगर आपका घर बीच में होगा गांव वगैरह के तो ज़्यादा बेटर नहीं माना जाएगा। तो एक एकांत में अगर आपका घर होता है ज़्यादा बेटर होता है, और उससे आप प्राकृतिक चीज़ों का आनंद ज़्यादा ले पाएंगे। भूखंड नगर से दूर होने चाहिए, सभी सुविधाएँ आसानी से मिल जाएँ, ऐसे स्थान पर आपको ज़मीन खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर हैं उसके। तीसरी बात है, गृह योजना को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझाइए, यानी कि ऐसे तत्व जो कि गृह योजना को प्रभावित करते हैं। तो कई सारे तत्व, जैसे दिशा स्थिति, किस दिशा में आपको घर बनवाना है, और दिशा भी एक प्रकार से फैक्टर होती है कि भाई पूरब दिशा की तरफ अगर आप मुंह करके घर बनवा देंगे तो वहाँ पर सीधे आपके धूप जो होगी आपके घर में घुस जाएगी। पश्चिम में बनवाएंगे तो शाम मीटिंग में धूप आपके घर में घुस जाएगी। इस तरीके से इस दिशा स्थिति आपको ध्यान रखनी पड़ती है। बाह्य स्वरूप घर का कैसा बनवाना है वो भी ध्यान रखना पड़ता है। एकांतता होनी चाहिए। समूहीकरण का मतलब क्या होता है? समूहीकरण का मतलब होता है कमरों की उचित व्यवस्था करी जाए, और कमरों का एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का कैसे प्रबंध है। या एक घर बना है आपका तो पूरा का पूरा घर अलग अलग ना लगे कि भाई एक कमरा एक घर लगे, दूसरा कमरा दूसरा घर लगे। एक कमरे से या एक घर में जाएं तो हर कमरे में जाने के लिए एक प्रकार से उचित व्यवस्था हो। इसके अलावा बृहदता, बृहदता का मतलब क्या होता है? बृहदता का मतलब होता है एक प्रकार से कम जगह में ज़्यादा चीज़ उपयोग करने की बात। जैसे छोटा कमरा है तो ऐसी व्यवस्था करें कि कमरा थोड़ा सा बड़ा लगे, यानी कि कम स्थान में अधिक से अधिक, कम स्थान की अधिक से अधिक उपयोगिता या उसको उपयोग में लाया जा सके, वही बृहदता होती है।
दूसरा चौथा होता है लोचमयता, यानी कि एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए घर में, संवहन होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, व्यवहारिक सुविधाएं होनी चाहिए, फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि फर्नीचर वगैरह जैसे कुर्सी मेज ये सब तो होनी चाहिए, और भी रैक वगैरह अलमारी। मितव्ययिता गृह योजना, मितव्ययिता मतलब होता है कम खर्चीला घर योजना होनी चाहिए, यानी ज़्यादा खर्चा ना बैठे ऐसा, और सौंदर्यता भी इसमें दिखे, सुंदर भी दिखे। तो ये तमाम प्रकार के फैक्टर होते हैं जो कि एक गृह योजना को, यानी गृह प्लानिंग को, एक घर की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं बनवाने की, तो ये तमाम प्रकार के फैक्टर हैं जो कि आपको ध्यान में रख करके घर बनवाने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं घर का चुनाव करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, बताएं। तो घर का चुनाव करते समय आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, गृह योजना बनाते समय परिवार की आय और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना सबसे अनिवार्य होता है, यानी कि परिवार की कितनी आय है, कितनी इनकम है, यानी जितना इनकम है और कितनी आवश्यकता कितने कमरों की है, कितने बड़े घर की है, वो ये दोनों फैक्टर बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति पर विचार करके सामर्थ्य के अनुकूल ही एक प्रकार से आवास की योजना करनी चाहिए। मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए, यानी कि कम खर्चीला मकान हो ऐसा सोचे, मजबूती उसकी ठीक ठाक हो, उसका ढांचा उत्तम होना चाहिए, यानी अच्छा होना चाहिए। मजबूत और ठोस बना मकान अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। इस प्रकार महंगा बना ठोस और मजबूत मकान अंतोगत्वा सस्ता ही पड़ जाता है। अगर आपने खूब महंगा मकान बनवा लिया लेकिन वो ठोस और मजबूत मकान उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसको एक प्रकार से हर साल आपकी मरम्मत करवानी पड़ती है। इसलिए एक प्रकार से क्या होता है कि आप एक बार घर बनवाएं, चूँकि घर जीवन में एक ही बार बनता है और लगभग 100 साल या 70-75 साल आपका पार होता है उसी में, तो इसलिए घर बनवाते समय आपको विशेष ध्यान देना होता है। ठीक है, तो एक बार बनवा रहे हैं तो थोड़ा सा कम खर्चीला बनवाएं, लेकिन ऐसा बनवाएं कि उतना ज़्यादा उसमें कटौती भी ना ज़्यादा करें, क्योंकि हर साल की मरम्मत का खर्चा बच जाएगा। घर बनवाने से पहले उससे संबंधित पूर्ण जानकारी भी आवश्यक है, और इस संबंध में विज्ञापन भी सहायक होते हैं। विज्ञापन मतलब जो प्रचार वगैरह आते हैं। ठीक है, गृह योजना बनाने के पूर्व नए मकानों को तथा उनके चित्रों को, पुस्तकों के अध्ययन करके अपने मकान की डिज़ाइन परिवार की आवश्यकता के अनुसार चुननी चाहिए, जिससे परिवार के प्रत्येक सदस्य को संतुष्टि मिल सके और उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। इस तरीके का घर बनवाना चाहिए। मकान की योजना बनाते समय कई बातों का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक होता है। पहली बात तो ये कि आर्थिक व्यय आपका कितना है, यानी कितना खर्चा है। आय तो आपके लिए आपने निकाल ली भाई, कितना हम जैसे 10,000 कमाते हैं और उसमें से 5,000 अगर खर्च हो जा रहा है, 5,000 बच रहा है, तो ये देखिए भाई 5,000 अगर हमारा बच रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने हिसाब से व्यवस्थित करें। अभिव्यंजकता आपकी क्या है, कार्य कैसा करते हो, सुंदरता कितनी चाहिए, इन तमाम बातों को एक प्रकार से आपको ध्यान रखना पड़ता है एक घर को बनाने से पहले। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, नक्शे के प्रकार बताएं। नक्शा, जो एक घर को बनाने से पहले नक्शा बनाया जाता है, इंजीनियर लोग नक्शा बनाते हैं। अच्छे निर्माण हेतु यह आवश्यक है कि निर्माण के सभी पक्षों का आयोजन किया जाए। सामान्यतः निम्न प्रकार से नक्शे तैयार करे जाते हैं। पहली बात तो पहले भूखंड योजना, यानी एक ज़मीन कौन सी लेनी, ज़मीन की प्लानिंग हो गई, पूरा ज़मीन आपने खरीद लिया। फिर धरातल योजना, यानी कि धरातल, आपका धरातल कैसा है, मैदानों में आपने लिया है, कंकरीली पथरीली भूमि में लिया है। वैसे कंकरीली पथरीली भूमि जो होती है घर बनाने के लिए सबसे इफेक्टिव, सबसे अच्छी मानी जाती है। तो वो धरातल योजना आपकी कैसी है। विभाजित खंड, यानी हिस्से कैसे आपको एक प्रकार से कमरे को विभाजित करना है। बाह्य रूप उसको कैसे देना है, घर का बाहरी स्ट्रक्चर कैसा होगा। त्रिविमीय रूप उसका, त्रिमितीय मतलब त्रिविमितीय, त्रिविमितीय मतलब होता है कि 3 डायमेंशनल आपका घर दिखना चाहिए, यानी कि वो एक प्रकार से उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक प्रकार से आपको दिखनी चाहिए, बाहर से कोई देखे तो ये चीज़। और उद्यान योजना, उद्यान मतलब अगर बाग बगीचे आपको लगाने हो तो वो कहाँ पर लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें एक नक्शे में ध्यान रख करके तब व्यक्ति एक प्रकार से इंजीनियर लोग घर बनवाते, मतलब बनाते हैं घर का नक्शा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आमुख क्या है, आमुख, आमुख का मतलब जानते हैं क्या होता है। आमुख का मतलब होता है मुहारा या मुखौटा घर का। ठीक है, उसी को आमुख कहते हैं। शाह, काले और पातकी ये विद्वान हैं। इन लोगों ने एक प्रकार से कहा कि अच्छे आमुख या अच्छे मुखौटे या अच्छे एक प्रकार से जो मुहारा होता है वो सूर्य, हवा, वर्षा और आसपास के क्षेत्र के अनुसार भवन की स्थिति आयोजित करना, ताकि ये सभी तत्व भवन में आवश्यकता के अनुसार प्रवेश पा सकें। यानी इस दिशा में घर होना चाहिए, या घर का मुहारा ऐसा होना चाहिए जिससे क्या हो, या घर में एक प्रकार से ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे क्या हो, उचित मात्रा में वर्षा का मज़ा ले पाएँ आप, प्रकाश का मज़ा ले पाएँ, हवा का मज़ा ले पाएँ, यानी प्राकृतिक जो संसाधन है उन प्राकृतिक संसाधनों का आप अच्छे तरीके से मौज ले पाएँ। इस तरीके से आपका घर बनवाना जरूरी होता है। तो ये होता है आमुख। ठीक है, मुखौटा घर का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। आपके समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझा रहा हूँ। चलें आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। औपचारिक शिक्षा क्या है। औपचारिक शिक्षा
औपचारिक शिक्षा का मतलब सीधा सीधा समझो ये होता है औपचारिक। औपचारिक मतलब एक औपचारिकता, जैसे कि आप जो स्कूल कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करते हैं वो औपचारिक शिक्षा होती है। और जो शिक्षा आप परिवार में सीखते हैं, पास पड़ोस से सीखते हैं, ऐसे ही सीख लिया कहीं से भी, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, तो वो सब आपकी अनौपचारिक शिक्षा हो जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और आजकल जो ऑनलाइन शिक्षा है वो कैसी है, वो निरौपचारिक शिक्षा है। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा को फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ऑफिशियल शिक्षा जो एक निश्चित क्रम में एक समय फिक्स होता है, एक समय में आपको और एक अध्यापक पढ़ाएगा, इस तरीके से पूरा एक विद्यालयी शिक्षा जो होती है औपचारिक होती है, फॉर्मल एजुकेशन। दूसरा होता है इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, और तीसरी होती है एक प्रकार से नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी जिसको निरौपचारिक कहते हैं। ठीक है, जिसका जैसे आप अब ये कोई कैटेगरी नहीं कि भाई आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, या एक प्रकार से अभी इंटर में हैं तो भी आप हमारा वीडियो देख लें, इसको कोई रोकने नहीं जाएगा। तो ये एक प्रकार से निरौपचारिक शिक्षा आ जाएगी। तो औपचारिक शिक्षा एक निश्चित क्रमबद्ध योजना के अंतर्गत दी जाने वाली शिक्षा होती है, जिसके लिए पाठ्यक्रम, शिक्षा देने का स्थान यानी पाठ्यक्रम यानी सिलेबस एक होता है, शिक्षा देने का स्थान यानी स्कूल होता है, विद्यालय, और समय अवधि यानी कि 40 घंटे का पीरियड होगा कि 20 घंटे का कितने घंटे पढ़ाया जाएगा, ये सब निश्चित पाठ्यक्रम पूरा करना इसमें होता है। वह भी तय होता है कि औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य निश्चित होता है, शिक्षा देने वाले शिक्षक निश्चित होते हैं, कौन व्यक्ति पढ़ाएगा, कौन टीचर पढ़ाएगा। इसके अंतर्गत शिक्षा देने या शिक्षा लेने वाले शिक्षार्थियों के प्रवेश के लिए एक निश्चित आयु भी होती है कि भाई आप इतने समय सीमा में या इतने उम्र के लोग हैं तो या इतने उम्र में आपको या इतने समय में आपकी शिक्षा कंप्लीट हो जाएगी। या औपचारिक शिक्षा होती है जो आजकल स्कूल कॉलेज वगैरह में, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आप लेते हैं, वो एक प्रकार से ऐसी शिक्षा होती है। अगला है आपका, अगला प्रश्न है अनौपचारिक शिक्षा। तो ये मैंने बताया था, यह शिक्षा किसी भी समय, किसी भी उम्र में, किसी भी स्थान पर नियोजित पाठ्यक्रम की सीमा में बंधी नहीं होती है। मतलब कोई समय, कोई उम्र, कोई किसी का बाउंडेशन, ना उम्र की सीमा हो, ना रिश्तों का हो बंधन, ऐसे गाना था ना। तो इस तरीके से इसमें कोई बंधन, कोई एक प्रकार से पर्टिकुलर टीचर, कोई समय, ये सब कोई बाउंडेशन नहीं होता। जब इच्छा तब पढ़ो, जब मन कहे तब पढ़ो, जब तक मन कहे तब तक पढ़ो। जब से बच्चा जन्म लियत है तब से लइके और जब तक मरी नहीं जात तब तक एक प्रकार से जो शिक्षा दीन जात थी वो शिक्षा होती अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक मतलब होता है इनफॉर्मल एजुकेशन, मतलब कि आप कहूँ से सीख लियो, पास पड़ोस से सीखो, परिवार से सीखो, अम्मा बताएं कि भैया ये नाई करे चाहिए, ठीक है, केहू का गाली नाई देख चाहिए, तो ये सब भी एक शिक्षा है। तो ये शिक्षा जौन होती यही शिक्षक कहा जाता है, का महोदय, यही शिक्षक कहा जाता है औपचारिक शिक्षा। और निरौपचारिक शिक्षा तो आजकल चलिए ऐसे कि ऑनलाइन वगैरह, न्यूज़पेपर, टीवी में देख लियो, ये सब शिक्षा निरौपचारिक होगी। ठीक है, वैसे निरौपचारिक शिक्षा एक प्रकार से वो ऑफिशियल नहीं, दो शिक्षाएं एक प्रकार से बेसिकली बांटते हैं लोग, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। तो यह वह शिक्षा है जो मनुष्य के जन्म से शुरू होती है और अंतिम सांस तक चलती रहती है। इस शिक्षा का प्रारंभ बालक के परिवार से ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रसार शिक्षा का हुए भैया आप। तो औपचारिक निरौपचारिक तो आप समझ लियो कि अनौपचारिक और औपचारिक का हुए, लेकिन अब प्रसार शिक्षा का, प्रसार माने होते एक्सटेंशन, फैलाव वाली शिक्षा। यानी कि यह मेरे व्यक्ति जे मान ली कक्षा 10 तक नाई पढ़ पाइन या 12 तक नाई पढ़े हैं, कोनो क्षेत्र में नाई जनते, तो उनका बतावे खातिर ये कार्यक्रम चलावागा सरकार के द्वारा प्रसार शिक्षा, ताकि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके, शिक्षा का विस्तार हो सके, एक्सटेंशन की जा सके। ठीक है, यानी प्रसार शिक्षा का क्षेत्र क्या होता है महोदय? प्रसार शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करी जाए तो देखिए इसके कई क्षेत्र होते हैं, 3 वर्गों में इसको बांटा गया। पहली बात तो मनुष्य के निजी विकास के लिए, मनुष्य के पर्टिकुलर विकास हुए, निजी विकास हुए, करे लिए शिक्षा जरूरी है। दूसरी बात मनुष्य के वातावरण परिवेश के विकास का क्षेत्र, यानी कि मनुष्य के जो बाहरी वातावरण है, यानी मनुष्य जिनमें रहता है, जिस परिवेश में, उसका विकास हो। तीसरी बात मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्मित संस्थाओं और साधनों का विकास किया जा सके। ये निजी मतलब ये प्रसार शिक्षा का एक प्रकार से उद्देश्य क्षेत्र होता है। ठीक है, एक बात और आपको बताऊंगा, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बेहतर तैयारी करवाता है। आप लोगों ने फिजिकल एजुकेशन योगा का पेपर दिया होगा, उसके लिए इस चैनल की बहुत सारी वीडियोस ने आपकी मदद करी होगी। तो ये एक प्रकार से को करिकुलर परीक्षाओं के लिए एक प्रकार से चैनल बनाया गया था। और यहाँ पर आपके जैसे कि आपको बाई चांस मान लेते आगे चल करके मास्टर बनना है, सरकारी मास्टर कैसे बने, आईएएस की तैयारी कैसे करें, या ऐसे कई वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बीटीसी क्या होता है, बीएड क्या होता है, बीएड कैसे करें, बीटीसी कैसे करें,
अगर कक्षा 1 से लेकर के 5 तक आपको नौकरी लेनी तो कैसे पाएँ, 6 से लेकर के 8 तक जो टीचर बनते हैं कैसे बनते हैं, 10 से लेकर के 12 तक आपको टीचर बनना है, 9 से 12 तो आप कैसे बनेंगे, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके करियर से संबंधित तमाम प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जो एक प्रकार से जानकारी है, वीडियोज़ हैं, आपको को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखेंगे, मिल जाएगी, आप जा करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखेंगे, आप इसको सर्च करके भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जाइएगा चैनल को विजिट करें, चूंकि आपके लिए ही बनाया गया ताकि आप बहुत सारे कमेंट जो करते थे उसके लिए। अगला क्वेश्चन से प्रसार शिक्षा के दर्शन का क्या अर्थ है। दर्शन माने होता है फिलोसॉफी, विचार। दर्शन का अर्थ होता है सत्य के प्रति निष्ठा एवं लगाव। प्रसार का दर्शन जीवन का लाभकारी दृष्टिकोण होता है जो गंभीर, शांत, व्यवस्थित व कल्याणकारी होता है। प्रसार का दर्शन व्यक्तिगत विकास के साथ गृह, समाज और राष्ट्र के विकास का भी आधार होता है। यानी दर्शन से क्या होता है, गृह का यानी घर का, समाज का, राष्ट्र का, सभी का विकास होता है। प्रसार शिक्षा का दर्शन इस विश्वास पर बल देता है कि प्रसार कार्य के अंतर्गत व्यक्ति की निजी समस्याओं को हल करने से सहायता उसकी करी जा सकती है। तो बिल्कुल ये होता है आपका क्या, प्रसार शिक्षा में दर्शन। अगला क्वेश्चन से प्रसार शिक्षा के सिद्धांत का अर्थ बताएं। प्रसार शिक्षा के कई सिद्धांत हैं और इसके अर्थ की अगर बात की जाए तो प्रसार शिक्षा के सिद्धांत का तात्पर्य उन कार्यों से होता है जो प्रसार दर्शन को सफल बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। अतः ऐसे कार्य जो मनुष्य का विकास इस प्रकार से करें जिससे वह स्वावलंबी बन सके, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत कहलाते हैं। यानी कि मनुष्य अपना काम स्वयं कर सके और जो भी एक प्रकार से उसको नहीं आता वो सीख पाए, ये एक प्रकार से प्रसार शिक्षा का एक प्रकार से सिद्धांत में शामिल है। अभी कौन कौन से सिद्धांत प्रसार शिक्षा में शामिल हैं, वो एक प्रकार से मुख्य रूप से 8 सिद्धांत हैं जिनमें शामिल होते हैं प्रसार शिक्षा में। 8 सिद्धांत ये, ठीक है। देखिए पहला सिद्धांत ये होता है, पहला सिद्धांत क्या, रुचियों और आवश्यकताओं का सिद्धांत, ये पहला सिद्धांत होता है प्रसार का। दूसरा होता है सहयोग का सिद्धांत, तीसरा होता है नेतृत्व का सिद्धांत, चौथा होता है स्वयं की सहायता का सिद्धांत, पांचवा होता है संतुष्टि का सिद्धांत, छठा है नमनीयता का सिद्धांत, सातवां है स्थानीय संसाधनों के प्रयोग का सिद्धांत, आठवां है निरपेक्षता और तटस्थता का सिद्धांत। तो ये सब सिखाया जाता है, उसकी उनकी रुचि क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है उसको बताया जाए, सहयोग उनका किया जाए, नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर विकसित करी जाए, एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति ने उसके अंदर। तो प्रसार शिक्षा के ये सब सिद्धांत होते हैं, इन्हीं सिद्धांतों पर आगे बढ़ता है प्रसार शिक्षा और किसी समाज को, किसी व्यक्ति को उन्नत बनाने का एक प्रकार से लगातार प्रयास करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, प्रसार कार्यकर्ता की अगर बात की तो कई विधियों का प्रयोग करके प्रसार कार्यकर्ता जो होते हैं वो क्या करते हैं, कई विधियों का प्रयोग करके प्रसार कार्यकर्ता जो होते हैं प्रचार प्रसार करते हैं। तो प्रसार शिक्षण विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास कर लेते हैं। प्रसार शिक्षण विधियों में कई सारी विधियां हैं, यानी कि ऐसी विधियां जिनका प्रयोग करके हम और आप एक प्रकार से समाज में एक प्रकार से क्या फैलाते हैं, अच्छाई फैलाते हैं और बताते हैं कि भाई ये काम ऐसे किया जाता है। तो कई माध्यम हो सकते हैं, संपर्क की कई विधियाँ हैं, शिक्षण की, प्रसार यानी एक्सटेंशन की कई विधियाँ हैं। जैसे कि पहली विधि व्यक्तिगत संपर्क विधि, यानी जब आप डायरेक्ट व्यक्ति से मिल करके बातचीत करते हैं वो। दूसरी होती है एक समूह से मिल करके यानी समूह संपर्क विधि। और तीसरी होती है विराट जनसंपर्क विधि। तो इन तीनों को समझेंगे। विराट माने एक जनसभा, बड़ी मॉस कांटेक्ट हो, एक ग्रुप कांटेक्ट हो और एक इंडिविजुअल कांटेक्ट। ये तीन प्रकार से संपर्क विधियाँ होती हैं जो कि प्रसार को आगे बढ़ाती हैं। पहली है आपकी जो व्यक्तिगत संपर्क विधि, इसमें आप किसी के घर पर जाकर के उसको शिक्षा दे सकते हैं। दूसरी बात, किसी के खेत पर जाकर के, किसान है तो किसान के खेत में जाकर के उसको खेती के बारे में आसानी समझा सकते हैं कि भाई साहब अगर ई यूरिया डरबो, ई बीज डरबो तो ज़्यादा खेती पैबो, इस तरीके से जाकर समझा देगा गाँव में नहीं का। तीसरी बात, टेलीफोन पर वार्ता करके, यानी फ़ोन मिला करके कि साहब जो है ये हुआ है और ऐसे ऐसे इसका अगर इस तरीके काम करेंगे तो आपका अच्छा होगा, ऐसे समझाना। तो टेलीफोन पर वार्ता करके, फ़ोन मिला करके। तीसरी बात, चौथी बात, कार्यालय जाकर, किसी की ऑफिस में जा करके आप किसी को बता सकते हैं कि भाई ये काम ऐसा करें या आप ये काम ऐसा करें। इसके अलावा व्यक्तिगत पत्र लिख करके किसी व्यक्ति को आप ये व्यक्तिगत जानकारी संपर्क की, ये एक प्रकार से व्यक्तिगत तौर पर आप उनको एक प्रकार से समझा करके बता सकते हैं कि भाई आप ऐसा करेंगे तो आपको इतना फ़ायदा होगा। ये होता है आपका व्यक्तिगत संपर्क विधि जिसके माध्यम से प्रसार शिक्षण कार्यक्रम किया जाता है। दूसरी विधि होती है समूह संपर्क विधि, यानी ग्रुप कांटेक्ट, यानी जैसे सबसे पहली बात तो प्रदर्शन करके, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन करके, यानी कि प्रदर्शन आप कर लें, कहीं पर कोई प्रदर्शनी लगा दें, उससे लोग प्रभावित होते हैं। दूसरी बात, विधि प्रदर्शन करें। विधि प्रदर्शन मतलब कि जैसे कि कानून का प्रदर्शन करें, परिणाम प्रदर्शन हो गया।
तो खेतों पर भ्रमण करें जा करके, और वहाँ पर यानी फील्ड डेज, तो इन सभी से भी एक प्रकार से सारी चीज़ें आती हैं सामने। इसके अलावा भ्रमण करें, टूर करें कहीं पर जा करके, टूर करने से आपको भी चीज़ें होती हैं। वार्ता सभाएं करें बड़ी बड़ी, समूह वार्ता करें जिसमें पैनल वार्ता, फोरम हो गया, समूह साक्षात्कार हो गया, सम्मेलन हो गया, कार्यशाला हो गई, ऐसे तमाम प्रकार के काम आप कर सकते हैं जिसके माध्यम से लोग आपसे कनेक्ट होंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे। आप सम्मेलन करें, कार्यशाला, प्रशिक्षण, ये सब के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों से जुड़ सकते हैं और लोगों की एक प्रकार से जो सिस्टम है उनको जान पाएंगे। और जो अगला है विराट जनसंपर्क यानी मॉस कांटेक्ट करके, उसकी अगर बात की तो जैसे छापित और मुद्रित सामग्रियाँ बहुत सारी हैं, जैसे कि अखबार, मतलब कि तमाम प्रकार की छपाई या आप प्रचार करने के लिए तमाम प्रकार के जो आप न्यूज़पेपर में आप देखते हैं किसी तेल का, किसी शैम्पू का प्रचार करना है तो मतलब उसी न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं उसको, ठीक है। तो जैसे अखबार हो गया, पत्रिकाएं तमाम निकालते हैं लोग, किताबें लिखते हैं लोग, बुलेटिन निकलते हैं, ठीक है, पैम्पलेट्स लोग बांटते हैं, परिपत्र एक प्रकार सर्कुलर निकलता रहता है, सर्कुलर पत्र हो गया, फ्लैश कार्ड्स हो गए, ठीक है। तो इन सभी के माध्यम से आप एक प्रकार से प्रसार कार्यक्रम कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं पर अगर आपको और ज़्यादा करना तो शिविर आप लगा सकते हैं, मंडप लगा सकते हैं, शिविर, उसमें जैसे कि आप देखते हैं बड़े बड़े जो डॉक्टर होते हैं वो एक प्रकार से प्रसार कार्यकर्ता के लिए या समूह में जागरूकता फैलाने के लिए शिविर लगवाते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। आप रेडियो का सहायता ले सकते हैं, टेलीफोन के माध्यम से आप अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, फिल्म बना करके, चार्ट या पोस्टर के माध्यम से, मेला में आप ऐसा कर सकते हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, सैटेलाइट, आजकल तो तमाम प्रकार के इंटरनेट और सैटेलाइट के माध्यम से आप चीज़ों को दिखाते हैं और बताते हैं लोगों को, ठीक है। तो ये प्रसार शिक्षण विधियाँ हैं जो कि संपर्क विधियाँ, ये 3 तरीके से व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से या दूसरे समूह से दूसरे लोगों से संपर्क कर पाता है और अपनी भावनाओं को या उनके बारे में उनको आगे बढ़ाने के चक्कर, मतलब उनके आगे बढ़ाने के लिए कई सारा काम करता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, संदेश क्या होता है, संदेश किसे कहते हैं। संदेश देखिए, कोई ना कोई जब प्रसार कार्य करता होता है कोई ना कोई संदेश जरूर देता है, ठीक है। यानी संदेश वही होता है कि भाई मैसेज जिसको आप बोलते हैं संदेश। संदेश संचार प्रक्रिया का महत्वपूर्ण तत्व होता है। संचारक जो बातें ध्येता मतलब श्रोता को बताना चाहता है उसे ही संदेश कहते हैं। यानी कि मान लेते हैं हम जो बातें आपको बता रहे हैं वही एक संदेश है और आप उसको सुन रहे हैं, तो आप श्रोता है, हम एक प्रकार से वक्ता हैं, हम प्रसार कार्यकर्ता हैं, हम आपको बता रहे हैं कि भाई ये ऐसा आपके पेपर में ऐसा आएगा, आप ऐसा कर लें, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो संदेश यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ, संदेश सूचनाओं का पैकेज होता है जिसमें संचारक उपयोगी बातों को इस तरह से श्रोता को बताता है कि वह उसे समझे और अपनाए। इसे इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि संदेश वह सूचना होती है जिसे संचारक श्रोताओं को इस प्रकार से बताता है कि वो इसे समझें, अपनाएं और उस पर अमल करें। एक अच्छा संदेश वैध, प्रामाणिक, सुस्पष्ट, व्यापक और श्रोता के लिए उपयोगी होना चाहिए, तभी वो सुनेगा। दूसरा होता है फीडबैक। अगला है फीडबैक। ये संचार का अगला तत्व होता है, यानी कम्युनिकेशन में फीडबैक बहुत ज़रूरी है। यानी मान लेते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊं और आपकी प्रतिपुष्टि ना आए, आपके कोई कमेंट ना आए, कोई लाइक ना आए, तो फिर क्या हो जाएगा, हम प्रतिपुष्टि नहीं मिल पाएगी, हमको फीडबैक नहीं मिल पाएगा। तो प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक, ठीक है। जब भी आप कोई चीज़ करते हैं तो उसका जब फीडबैक सकारात्मक आता है तो आपको और चीज़ आगे बढ़ने का या और अच्छा करने का मन करता है। लेकिन अगर फीडबैक नहीं आता सही से तो आपका दिल टूट जाता है और आप उस काम को आगे अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फीडबैक को हिंदी में प्रतिपुष्टि कहते हैं। प्रतिपुष्टि संचार के उस प्रवाह का प्रतीक है जो श्रोता के संचारक को प्राप्त होते हैं। यानी श्रोता, जैसे पहले आपको बचपन में आपके दादा, नाना या नानी, दादी ने कहानी सुनाती थी तो आप हुकारी भरते थे। हुकारी मतलब जैसे कि एक राजा था, हाँ, वो जंगल में गया, हाँ, तो ऐसे हुकारी भरा करते थे, यानी प्रतिपुष्टि मिलती रहती थी। तो संचार एक प्रकार से अच्छे तरीके से आपके दादा और आपके बीच में हुआ करता था। अगर हुकारी भरना आप बंद कर दें तो आपको दादा को लगता था, दादी को लगता था कि भाई हमारा नाती, हमारा पोता क्या हो गया, सो गया है अब, तो इसलिए एक प्रकार से वो कहानी कहना बंद कर देते थे। यानी कि संचार सफल तभी माना जाता है जब उसकी प्रतिपुष्टि आ जाती है, चाहे वो प्रतिपुष्टि सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। यानी कि संदेश जो एक जो है पाठक ने या एक प्रकार से जो प्रचार करता है, प्रसार करता है, उसका संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसका एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे प्रतिपुष्टि जो होती है वही बताती कि भाई संचार वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, संदेश पहुंचा कि नहीं पहुंचा। यह नवीन संदेशों, तथ्यों, विचारों और उपकरणों आदि की प्राप्तकर्ता श्रोता द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत के रूप में प्राप्त होता है। प्राप्तकर्ता जो सुनता है, समझता है, अपनाता है, उसे संचारक तक पहुँचाता है कि भाई हमने इसको मिला, हमको ये मिला, जिसे हम फीडबैक या प्रतिपुष्टि कहते हैं। अच्छा, ये एक प्रकार संचार कैसे किया जाता है, तो दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से संचार हम लोग एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। दृश्य माने होता है जो दिखाई पड़े और श्रव्य माने होता है जो सुनाई पड़े।
और दृश्य श्रव्य दोनों का मतलब होता है कि नहीं, जो ऐसा साधन जैसे टेलीविज़न। अब टेलीविज़न पर आपको दिखाई भी पड़ता, सुनाई भी पड़ता। जैसे आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हमारा वीडियो कैसा साधन है, दृश्य श्रव्य दोनों है। यानी आपको लिखा हुआ बोर्ड पर दिख रहा है, और दूसरी बात आपको दिखाई भी पड़ रहा है और सुनाई भी पड़ रहा है। हमारी वॉइस आपको सुनाई पड़ रही है और लिखा हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। यानी कि आप दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करके हमारे बातों को आप समझ रहे हैं, यानी कि प्रसार हो रहा है, हमारे और आपके बीच में संचार हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। डेंट महोदय कहते हैं कि जो सामग्री कक्षा में या किसी भी शिक्षण स्थिति में लिखित या मौखिक शब्दों को दृश्य बना करके समझाने में सहायक होती है, उसे श्रव्य दृश्य साधन कहते हैं। अहुल वालिया कहते हैं कि वे साधन जो विचारों को आँखों तथा कानों के द्वारा सीखने वाले के पास पहुंचने में सहायता करते हैं, दृश्य श्रव्य साधन कहलाते हैं। समझ में आई? दृश्य सब साधन कहते हैं, जैसे टेलीविज़न हो गया, वीडियो लेक्चर हो गया, ये सब। ठीक है। अगला होता है पोस्टर। पोस्टर की अगर बात की है तो पोस्टर क्या होते हैं? पोस्टर केवल दृश्य साधन होते हैं, इसको आप सुनाई नहीं पड़ता पोस्टर में। जब बड़े कागज पर कुछ चित्र बना करके एवं कुछ लिख करके किसी समस्या को जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिखाया जाता है तो उसको पोस्टर कहते हैं। पोस्टर को आकर्षक बनाना चाहिए तथा इसमें शब्दों का कम से कम और चित्रों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। एक पोस्टर में जैसे आप थंबनेल जो देखते हैं, हमारा थंबनेल एक पोस्टर होता है, उसमें एक प्रकार से चित्र ज़्यादा होते हैं और लिखा कम होता है। हालांकि हम लोग लिखते ज़्यादा है, जो कि बीए वगैरह में क्या होता है कि भाई अभी अगर बना दो ज़्यादा एक प्रकार से इफेक्टिव, तो उसको लगेगा कौन सा सेमेस्टर है, किसका पेपर है, मतलब कैसा है, क्या है, तो वो इसलिए लिखना पड़ता था। पोस्टर को आकर्षक बनाना चाहिए ताकि लोग उसको देख करके उस चीज़ को खोलें, पढ़ें। साथ ही यह ऐसे स्थान पर लगाया जाता है पोस्टर जहां ज़्यादातर लोग आते हैं। जैसे कि आप देखते हैं पोस्टर जो नेता मंत्री लोग, बहुत सारे लोग बाजार में लगा देते हैं, बहुत सारे लोग बस अड्डे पर लगाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी पीक पॉइंट पर लगाते हैं, कोचिंग संस्थान के बाहर लगा देते हैं ताकि लोग उसको जाने, पढ़े। बसों में बहुत सारे लोग चिपका देते हैं पोस्टर वगैरह। अगला होता है आपका फ्लैश कार्ड। ये भी प्रसार में उपयोगी होता है फ्लैश कार्ड। ओपी धाम कहते हैं कि यह कार्ड की श्रृंखला होती, कई सारे कार्ड होते हैं। जब इन्हें दर्शकों के सामने उपयुक्त क्रम में प्रस्तुत किया जाता है तो इसे संपूर्ण कहानी वो कार्ड कहते रहते हैं। जैसे कि एक कार्ड होता है, उसमें कुछ चीज़ लिखी होती है या कोई चित्र होता है, फिर दूसरा कार्ड होता है, उसमें भी कोई चित्र होता है जो एक कहानी बयां करता है। यानी ये कुछ कार्ड होते हैं, उन्हीं कुछ कार्डों के माध्यम से संपूर्ण कहानी को व्यक्त कर देना फ्लैश कार्ड कहलाता है। ठीक है। एक विषय को प्रस्तुत करने के लिए 10 से 12 फ्लैश कार्डों का प्रयोग किया जाता है। ये कार्ड्स कागज़ के भी हो सकते हैं, प्लाईवुड के हो सकते हैं, दफ्ती के हो सकते हैं या टीने के हो सकते हैं, किसी भी धातुओं से बनाए जा सकते हैं। इन कार्यों पर आकर्षक रंगों से रेखाचित्र, छायाचित्र और कार्टून बना करके शब्दों के द्वारा कहानी बताई जाती है। ठीक है। इस तरीके से ये होता है फ्लैश कार्ड। अगला होता है टोबलो। टोबलो क्या है भाई? टोबलो की अगर बात की तो टोबलो का अर्थ होता है चित्रवत बैठे मनुष्य, यानी कि चित्र के साथ बैठे मनुष्य। जब प्रसार कार्यकर्ता किसी समस्या को प्रसंग के रूप में बताता है या बताना चाहता है तो वह किसी दृश्य के माध्यम से अपनी बात कहता है, यानी कि कोई चित्र उसके सामने आ जाए। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे न्यायालय का दृश्य उसको सामने लाना है तो एक प्रोजेक्टर के माध्यम से न्यायालय का चित्र आ गया, न्यायालय के बारे में बता रहा है तो न्यायालय का चित्र आ गया, उसमें 4 ठू वकील खड़े होकर के बहस कर रहे हैं, 10 ठू जज, मतलब कि 10 ठू आदमी बैठे हैं पीछे वकील के, और जज जो है बैठा है उसके नीचे एक प्रकार से टाइपर वाइपर बैठा है, तो वो सब दिखाई जाएगा। ऐसे राजा का दरबार हो गया उसका दृश्य। इससे संबंधित चरित्र को चित्रवत बैठा हुआ दिखाया जाता है, जैसे कि न्यायाधीश या मंत्री। इसमें व्यक्तियों या बालकों को विभिन्न पोशाकों में उसके निर्धारित स्थान पर बैठा दिया जाता है और वह चित्रवत बैठे रहते हैं। तो ये होता है आपका टोबलो। ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रसार शिक्षा का क्या अर्थ होता है, बताएं। प्रसार शिक्षा का क्या अर्थ है? प्रसार शिक्षा का मीनिंग बताएं। एक्सटेंशन एजुकेशन की मीनिंग, तो लोगों, इसका अर्थ होता है लोगों का ज्ञान प्रदान करना, लोगों को ज्ञान प्रदान करना, ये प्रसार शिक्षा का मतलब होता है। उनकी विचार शक्ति का विकास करना, मानव में व्यवस्थित, वैज्ञानिक और स्वतंत्र रूप से विचार करने की शक्ति प्रदान करना, यही सब उद्देश्य होता है प्रसार शिक्षा का। वास्तव में प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है आधुनिक ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। ठीक है। सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा का योजनाबद्ध कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रारंभ हुआ। भारत में प्रसार सेवा का प्रारंभ जो हुआ है 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके अंतर्गत प्रौढ़ एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्रसार शिक्षा का अर्थ लोगों को स्वस्थ आहार पोषण देना, मतलब स्वस्थ आहार पोषण के बारे में बताना, गृह व्यवस्था के बारे में समझाना, सुखी परिवार और गृह वाटिका, यानी कि घर में भी एक प्रकार से बाग बगीचा लगाने को लेकर के एक प्रकार से एक व्यवस्थित ज्ञान देना, एक प्रकार से प्रसार शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो ये प्रसार शिक्षा होती है जो कि एक प्रकार से लोगों की मदद करती है, उनके विकास में, उनके व्यक्तित्व के विकास में, उनके वातावरण के विकास में, उनके बच्चों के विकास में, हर एक चीज़ में। अगला प्रश्न, प्रसार शिक्षा की परिभाषा दीजिए। कई परिभाषाएं विद्वानों ने अलग अलग हिसाब से दी है। देखिए, पहले विद्वान डगलस इंसमिंजर, वो कहते हैं कि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य ना लोगों की विचारधाराओं
एवं व्यवहारों में परिवर्तन लाना होता है, बल्कि जिनके साथ कार्य किया जाए उनमें परिवर्तन लाना होता है। यानी कि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य लोगों की विचारधाराओं और व्यवहारों में परिवर्तन लाना है, जिनके साथ वो कार्य किया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, MC बुरिट कहते हैं, MC बुरिट क्या कहते हैं? MC बुरिट कहते हैं कि प्रसार शिक्षा के माध्यम से लोगों को अपनी समस्याओं का सही निराकरण करने की शिक्षा प्रदान करना होता है, उन्हें नवीन कार्यों के लिए उत्साहित करना तथा ज्ञान अर्जन में सहायता प्रदान करना, जिससे कि वे स्वयं के ज्ञान और निर्णय के अनुसार कार्य आगे कर सकें और अपने आप को बेहतर बना सकें। तो प्रसार शिक्षा ये होती है। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया। ऐसे ही केल्से तथा हार्ने महोदय ने प्रसार शिक्षा के बारे में कहा कि प्रसार शिक्षा को विद्यालय के बाहर उस पद्धति को बतलाया है जिसमें वयस्क और युवा दोनों अपने अपने कार्य सीखते हैं। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों का विकास करना, ताकि जो ऐसे लोग हैं जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए हैं, गांव वगैरह में रहते हैं, वो एक प्रकार से जाने कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। VC कृष्णाचारी कहते हैं कि प्रसार शिक्षा को सतत प्राप्त होने की वाली शिक्षा बतलाया। सतत माने होता है लगातार मिलती रहे ऐसी शिक्षा, जिसके अंतर्गत ग्रामीण को उनकी समस्याओं की जानकारी, यानी कि एक ग्रामीण लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई क्या एक प्रकार से समस्या है, वो समस्या क्या है, क्यों आई है, कैसे आई है, इन सभी की जानकारी प्रसार शिक्षा के माध्यम से दी जाती है। और उस समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा, वो कई तरीके बताए जाते हैं प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा। इस प्रकार न केवल उन्हें उनकी समस्याओं और उनके समाधान के तरीक़ों से अवगत करवाया जाता है एक गांव के व्यक्ति को, बल्कि उन्हें सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव कार्य करने की ओर प्रेरित किया जाता है कि भाई आप ये काम करें, इससे आपका प्रॉफिट होगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो प्रसार कार्यकर्ता यही काम करते हैं। ठीक, यही प्रसार शिक्षा होती है। प्रसार शिक्षा के तत्व बताएं। देखिए, प्रसार शिक्षा के तत्व की अगर बात की जाए तो प्रसार शिक्षा के कई तत्व हैं। प्रसार शिक्षा के मूल तत्व, पहला तत्व है स्थानीय संस्कृति और रीति रिवाज का सम्मान किया जाता है इसमें। दूसरी बात, प्रजातांत्रिक तथा ऐच्छिक कार्यक्रम को अपनाना, ये भी एक प्रकार से इसका मूल तत्व होता है कि भाई लोकतांत्रिक तरीके से अगर आपकी इच्छा है तो आप इस कार्यक्रम को अपनाएं, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई जोर ज़बरदस्ती आपके ऊपर नहीं होती है। तीसरी बात, शिक्षात्मक अच्छी बातों को सिखाना, यानी कि ऐसी बात जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए अच्छी है, ऐसी बातों को सिखाना। इसके अलावा सहयोग और स्वेच्छा की भावना का विकास करना, ये भी प्रसार शिक्षा का मूल तत्व है। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाना, ये भी एक तत्व है इसका। कार्यक्रम की सफलता के प्रति विश्वास जगाना, ये भी एक प्रकार से प्रसार शिक्षा के मूल तत्व में शामिल है। और इसके अलावा परिवार, समाज और राष्ट्र के उत्थान का लक्ष्य रखना, मतलब लक्ष्य रखा जाता है ताकि परिवार का विकास हो सके। समाज के जब परिवार का विकास होगा, चूँकि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार ही होती है, और परिवार का जब विकास होगा तो समाज का विकास होगा, और जब सोसाइटी विकसित होगी तो एक राष्ट्र एक प्रकार से अच्छा बनेगा और राष्ट्र का विकास होगा। इस तरीके से इन सभी का उत्थान होगा और सभी अच्छे तरीके से आगे या काम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले, अगला क्वेश्चन से भैया, फर्नीचर व्यवस्था का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। यानी घर में अगर आपको फर्नीचर बनवाना, चाहे लकड़ी का हो, लोहे का हो, किसी का भी हो, तो ऐसे दौरान में आपको क्या करना चाहिए, कैसे कैसे फर्नीचर बनाने चाहिए, किस तरीके के फर्नीचर की आवश्यकता होती है, फर्नीचर बनवाते समय किन किन बातों का हमको ध्यान रखना होता है। तो कई बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात तो ये कि फर्नीचर व्यवस्था एक केंद्र बिंदु को ध्यान में रख करके करनी चाहिए, कोई सेंट्रल पॉइंट हो उसको ध्यान में रख करके आपको ऐसा करना चाहिए कि भाई क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात, कमरे का आकार कैसा है उसके अनुरूप फर्नीचर का चयन करना चाहिए। यानी कमरा छोटा है तो छोटे फर्नीचर रखें, कमरा बड़ा है तो बड़े फर्नीचर रखें। ठीक है, अब पता चला कि छोटा सा कमरा, उसमें आपने डबल बेड रख दिया है, पूरा कमरा में भर गया तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, छोटा बेड रखें उसमें। बड़ा कमरा है तो बड़ा बेड रखें। तीसरी बात, फर्नीचर रखने पर आवागमन का रास्ता जो होता है बाधित नहीं होना चाहिए। यानी कि कमरे में आने के लिए अगर आपने बेड रख दिया या फिर कुर्सी रख दी, मेज़ रख दिया, अलमारी रख दी, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ऐसा हो कि भाई रास्ता सभी को, मतलब रास्ता मिल जाए आने जाने के लिए, उसमें मार्ग आपका बाधित ना हो, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा विभिन्न कक्षों की क्रियाओं के अनुरूप फर्नीचर रखना चाहिए। यानी कि किस कमरे में किस जो है फर्नीचर की उपयोगिता है उसी हिसाब से उसको रखें। पांचवी बात, अलग अलग कार्य से संबंधित फर्नीचर अलग अलग इकाई के रूप में लाना चाहिए ताकि सभी व्यवस्थित तरीके से हो जाए। इसके अलावा एक कमरे में आवश्यक से अधिक फर्नीचर नहीं रखना चाहिए। यानी जितनी आवश्यकता हो उतनी ही फर्नीचर रखें। कमरा भरने के लिए ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा फर्नीचर रखने की ज़रूरत हो। सातवीं बात, फर्नीचर चयन करते समय रंग संयोजन का उचित समायोजन भी आवश्यक है। यानी आपका कमरा किस कलर का है उसके अकॉर्डिंग रखें कि भाई किस कलर में, अगर इस कमरे में ऐसे प्रकार के रंग के फर्नीचर होंगे तो इफ़ेक्टिव होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा ध्यान रखें। इसके अलावा
रंग योजना भी ध्यान रखनी पड़ती है, और फर्नीचर व्यवस्था में लय और अनुरूपता का भी ध्यान रखना चाहिए। लय यानी कि किस तरीके से आपका है वो लय, उसमें कितनी है, और फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, अनुरूपता कैसी है कि वो एक प्रकार से मैच कर रहा है आपके कमरे को कि नहीं कर रहा है, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। फर्नीचर व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे वहाँ बैठे सभी व्यक्ति एक दूसरे को देख भी सकें और सुन भी सकें, इस तरीके से, यानी आई कांटेक्ट भी हो सके। इस तरीके से कुर्सी मेज लगाएं ताकि सभी का आई कांटेक्ट, सभी की निगाहें एक दूसरे से मिल पाएँ, तभी अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन हो पाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, विभिन्न कक्षों में किस प्रकार के पर्दे लगाने चाहिए, यानी कि अलग अलग कमरों में किस तरीके के पर्दे की ज़रूरत होती है कमरों में पर्दा लगवाने के लिए, मतलब पर्दा जो कमरे में लगता है उसको लगाने में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, या किस प्रकार के पर्दे लगाने चाहिए विभिन्न कक्षों में। जैसे ड्राइंग रूम या बैठक रूम में अगर बात की जाए तो इस प्रकार के पर्दे लगाने चाहिए जो सभी सदस्यों की पसंद के हों तथा सज्जा के आकर्षण में वृद्धि करते हों। ठीक है, तो जब भी आप शयन कक्ष में लगाएं या एक प्रकार से बैठक रूम में लगाएं, ड्राइंग रूम में लगाएं, तो वहाँ पर एक प्रकार से पर्दों को लगाना चाहिए ताकि सभी लोग वहाँ पर बैठेंगे ड्राइंग रूम में, सभी लोगों के पसंद के अनुरूप पर्दा हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और सज्जा यानी कि वो मतलब कि थोड़ा सा एक प्रकार से वो मनमोहक हो, ऐसा पर्दा हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी बात, शयन कक्ष यानी सोने वाले कमरे में अगर बात की जाए तो शयन कक्ष के पर्दे धूप धूल आदि से बचाव करने वाले व स्वामी की पसंद के होने चाहिए, यानी जो जिसका कमरा है, जो उसमें सोता है, उसकी पसंद का रंग हो, और ऐसा पर्दा हो जो कि धूप और धूल से आपकी रक्षा करते हों, जिससे एकांतता बनी रहे। ठीक है, ऐसा होता है। तीसरा कक्ष होता है अतिथि कक्ष, यानी जहाँ पर बाहर से लोग आते हैं उनको रखा जाता है, अतिथियों को। अतिथि कक्ष में हल्के रंग के तटस्थ पर्दे लगाने चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, हल्के रंग के पर्दे। अगला बात, अध्ययन कक्ष यानी जब आप पढ़ने लिखने वाला जो कमरा होता है, स्टडी रूम। स्टडी रूम में हल्के रंग के ऊर्जावान पर्दे आपको लगाने चाहिए। ऊर्जावान जो आपको ऊर्जान्वित करते हो, आपको मोटिवेट करते हो पढ़ने के लिए, ऐसे पर्दे लगाएं। बच्चों के कक्ष में यानी जब बच्चों का कमरा है कोई, तो वहाँ पर प्रचलित कार्टून या फल वाले जो प्रिंट होते हैं, ऐसे पर्दे लगाएं जिस पर फल वगैरह बना हो, उस पर ABCD लिखी हो या कुछ भी लिखा हो ऐसा जो कि बच्चे को अट्रैक्टिव करे। फल वगैरह बना हो, लोमड़ी बनी हो, जिराफ बना हो, मतलब जंगल के जानवर बने हो, मतलब कि ऐसा हो जिसको बच्चा देख करके, आम संतरा सेब केला ये सब बना हो, जिसे बच्चा देखे, मिठाई उठाई बनी हो, छेना वना बना हो, इसे बच्चा देखेगा तो उसमें रहने का काम करेगा और आगे सीखेगा उस बात को लेकर के। रसोई घर है और स्नान गृह यानी कि बाथरूम है या किचन है, किचन और बाथरूम के पर्दे बेल बूटेदार होने चाहिए आपके। वाटरप्रूफ पर्दे लगाने चाहिए, इसमें प्लास्टिक के पर्दे लगाने जाने चाहिए। तो इस तरीके के पर्दे रसोई घर और स्नान गृह में लगाए जाते हैं। तो प्रायः इस तरीके तो पर्दे लगाने के विभिन्न कमरों में पर्दे इस तरीके के लगाए जाने चाहिए। ये बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे, दरी या कालीन का प्रयोग करने से क्या लाभ होता है, यानी कि दरी या कालीन मतलब जो आप नीचे बिछाते हैं फर्श वगैरह पर, उसका क्या महत्व होता है। ठीक है, तो दरी या कालीन के प्रयोग से क्या लाभ है। दरी या कालीन के प्रयोग से कई लाभ हैं। पहला लाभ कि कमरे के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं ये। दूसरी बात, कमरे की रंग योजना में पृष्ठभूमि का कार्य करते हैं, एक आधार प्रदान करते हैं। इसके अलावा बिछावन सर्दियों में सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि सर्दियों में क्या हो जाता है, बहुत ठंड हो जाता है पूरा का पूरा फर्श वगैरह, तो क्या करते हैं वो एक प्रकार जब नीचे बिछाया रहता है कुछ, तो उस पर अगर आप पैर रखेंगे तो आपको कम ठंडी लगेगी, कम सर्दी लगेगी। ठीक है, इसके अलावा फर्श के दोषों को छिपाते हैं। कभी कभी फर्श में कोई दिक्कत है, फर्श में कोई टूट फूट आ गई, तो वो भी एक प्रकार से उसको छुपा लेते हैं। कीमती कालीन जो होती हैं उनके प्रयोग से क्या होता है, भव्यता प्रदर्शित होती है। अगर आपने बढ़िया मखमली कालीन बिछाई हुई है, बहिरेस के उआवा वही मखमली कालीन पे बढ़िया पैर रख के बैठाए हो बढ़िया सोफा पे, तो प्रसन्न हो जाए कि भैया ये दादा गए ना उनके हैं तो रेशमी बढ़िया कालीन बिछाए रहा हो शेर। तो इस तरीके से अगर आप अपना बखान चाहते हैं तो ऐसे चीज़ों का प्रयोग करें। पैसा है तो करें, नहीं तो कोनो जरूरी नहीं कालीन बिछावे का। ठीक है, तो कीमती कालीन के प्रयोग से भव्यता प्रदर्शित होती है। दूसरी बात, अगली बात, कमरे के आकार को समानुपातिक बनाने में बिछावन सहायता प्रदान करते हैं। यानी कमरे का अनुपात, मतलब कमरे ठीक ठाक से दिखाई पड़े, इसके लिए कालीन बिछी रहती है तो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। इसके अलावा बिछावन से खेलते समय बच्चों को चोट लगने का भय भी नहीं रहता है। मान लेते फर्श है, फर्श पर बच्चे खेल रहे हैं, छोटा बच्चा है, तो कहीं पर गिर पड़ा तो उसके सर में या हाथ पैर में चोट लग सकती है। लेकिन जब आपका मोटा एक गलीचा या कालीन बिछाई रहेगी तो इससे क्या हो जाएगा, बच्चा गिरेगा भी तो वो एक प्रकार से कम चोटिल होगा। ठीक है, इसके भी ये भी एक
फ़ायदा होता है। इसके अलावा बिछावन के नीचे अखबार बिछाना चाहिए। अखबार मतलब कि जो अखबार समाचार पत्र वगैरह होते हैं, जो मतलब रद्दी वाला कागज़ होता है, जो बाद में पढ़ने के बाद में आप उसको क्या कर दें, कालीन के नीचे बिछा दें, ताकि कालीन भी कोई दिक्कत ना हो, उसमें सीड़न वगैरह ना आए। उसके बाद में चूँकि फंगस वगैरह लग जाते हैं तो इससे वस्त्र भी ख़राब हो जाते हैं कालीन वगैरह के, या भी कभी कभी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए पहले नीचे पेपर बिछा दें, फिर उसके ऊपर आप कालीन बिछाएँ। क्लियर, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। या सीलन के प्रभाव को रोकता है, जो एक प्रकार से अखबार होता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि जो सीलन होती है उसको सोख लेता है पहले अखबार, उसके बाद में वस्त्रों की रक्षा करता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है उपसाधनों के उदाहरण सहित बताएं। उपसाधन क्या होते हैं? उपसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं कलात्मक वस्तुएं। उपसाधन मतलब कि ऐसी वस्तुएं जो कि एक प्रकार से मतलब कि कमरे में सजावटीपन के लिए रखी जाती हैं, ताकि कमरे एक प्रकार से भव्य दिखाई पड़े, अच्छे दिखाई पड़े। ठीक है, तो वही उपसाधन होते हैं। इसमें कुछ कलात्मक वस्तुएं होती हैं जिनको सजाने से कमरा आपका अच्छा दिखता है, कुछ उपयोगी वस्तुएं होती हैं और कुछ प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं। इन सभी के लगाने से एक प्रकार से कमरा अच्छा दिखता है। जिनमें कलात्मक वस्तुओं की अगर बात करें हम, तो कलात्मक वस्तुओं में से चित्र कोई हम लगा देते हैं, जैसे कि दृश्य चित्र, जैसे समुद्र का चित्र, नदी, पहाड़ों की पंक्तियाँ, झरने, वर्षा, बादल आदि का चित्र लगा दें। लोक जीवन से संबंधित चित्र, जैसे कि लोक कलाओं के चित्र में, जैसे कि लगा दें हम, कोई लोक कला है उसका चित्र, कोई सीनरी लगा दें। ठीक है, इसके अलावा पोर्ट्रेट, यानी किसी प्रिय व्यक्ति की, किसी महान हस्तियों की, इनके चित्र आप लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे कमरे में मदन मोहन मालवीय जी का चित्र लगा हुआ है और महाबली बजरंगबली जी का चित्र लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे महान व्यक्तित्व के चित्र लगाएं जिनको देख करके आप मोटिवेट होते हों और जिनके बारे में आप एक प्रकार से सोचते हों। ठीक है, और जिनको देख करके आपने आगे पढ़ाई वगैरह करनी हो। और इसके अलावा फूल फल मतलब फूलों की एक प्रकार से बहुत सारे लोग फूल वगैरह लगाते हैं, फूल के चित्र। कुछ ऐतिहासिक चित्र होते हैं जो कि किसी हिस्टोरिक व्यक्ति की चित्र लगा दिया, या कोई हिस्टोरिक युद्ध की चित्र लगा दी। पशु पक्षियों की चित्र बहुत सारे लोग लगाते हैं। कुछ लोग निर्जीव वस्तुओं की चित्र लगाते हैं। निर्जीव मतलब कि जैसे कि कोई सीनरी वगैरह लगा दिया या सब कुछ लगा दिया। कुछ पौराणिक चित्र लगाते हैं, जैसे कि कथा भागवत से रिलेटेड चीज़ें लगा देते हैं। कुछ लोग प्रतीकात्मक चित्र लगाते हैं, कुछ लोग अमूर्त चित्र लगाते हैं। तो ये सब एक प्रकार चित्र लगते हैं। दूसरी बात, मूर्तियाँ, बहुत सारे लोग मिट्टी या मूर्ति की, मतलब मिट्टी की, लकड़ी की, पत्थर की सीटें, जो है सिरेमिक की मूर्तियाँ, मतलब कि धातुओं की, हाथी दांत की, पीतल की, प्लास्टिक की, इन सभी की जो है मूर्तियाँ बनती हैं। और ये सभी मूर्तियाँ जो होती हैं वो एक प्रकार से कमरे में लगाई जाती हैं, जो कि कमरे की भव्यता को प्रदर्शित करती हैं। आगे देखते हैं, तो ये सब उपसाधन है जो कि कमरे की भव्यता को दिखाने के लिए होते हैं। अगला होता है पुष्प व्यवस्था। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी फूल थोड़ी ना घर में लोग सजाते हैं, डेली सजा देते हैं भैया। जो धनी लोग होते हैं, जिनके पास पैसा खूब दबुआ होता है, पैसा कोई कमी नहीं होती है, वो लोग फूल वूल सब लगाते हैं भाई। ठीक है, उन्हीं घर में, हम लोग घर में तो कुछ नहीं होता है। डाइनिंग वाइनिंग टेबल वेबल माने कुछ नहीं, सब भुइमा बैठ के आराम से खाओ। खाना मिला, क्यों आए 12 बजे खाए, क्यों 10 बजे खाए, क्यों 5 बजे खाए, कैसे सब। और सभी लोग इकट्ठा भी नहीं। गांव वगैरह में कहा है कि भाई एक कमरा कहूँ अगर मिल गया तो है, और कमरा ये अलग अलग नहीं होता कि भाई एक कमरा फलाने का हो, दूसरा कमरा फलाने का। अगर गांव वगैरह में कोनो बहुत बड़ा घर हुए तब एक एक कमरा बटे, नहीं कमरा वमरा के हो ना मिल। 4 भाइयों चारों जने एक बरामदम सो लिखे, एक बरामदा गाँव बड़ा बन जाए। या अगर मुहारा है तोहरे, जैसे हम लोगों के यहाँ पे मुहारा लंबा चौड़ा है, तो हम लोगों की खटिया वटिया वहीं पर बाहर रह जाती है। बाहर खटिया बिछाओ बढ़िया से आराम से, हुए सब आराम से, पूरा परिवार भर सब एक साथ है, आराम से खुले आसमान के नीचे बोलो लेटो, मतलब कि, और आनंद आता है बाहर लेटने में। ठीक है, एक कमरा वमरा फिक्स नहीं होता है। अब धीरे धीरे करके गांव वगैरह में क्या हो रहा है कि कमरे वगैरह सभी के लिए बनने लगे हैं। जब आपकी शादी होती है तब आपका एक घर में कमरा अलाट होता है कि भैया अभी फलाने के कमरा हुए, इनका ब्याह होगा है तो इनका कमरा मिले। ब्याह से पहले गांव वगैरह में कमरा जल्दी नहीं मिलत कि एक रूम मिलेगा पर्टिकुलर रूम, अपन वाली के आराम से प्राइवेसी में वल्ला रहो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको कमरा तभी प्राइवेसी वाला मिलेगा या ऐसा कमरा मिलेगा जब आपका ब्याह हो जाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। तो गांव वगैरह में, ये शहर वगैरह में होता है, जब धनी धनी लोग होते हैं वो सब करते हैं। पुष्प व्यवस्था यानी फूल सजाने वाली, इसका अर्थ परिभाषा बताएं। तो पुष्प व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ होता है पुष्पों के द्वारा की गई व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था से तात्पर्य होता है विचार पूर्वक किया गया कार्य, यानी कि ऐसा कार्य जो कि विचार करके किया गया है, जो कि अच्छा लगने के लिए किया गया ताकि इफेक्टिव लगे। जब हम पुष्प और पुष्पों से संबंधित सामग्री को विचार पूर्वक किसी आकार में प्रस्तुत करते हैं तो वही कला पुष्प सज्जा या कला पुष्प व्यवस्था या पुष्प सज्जा या पुष्प विन्यास कहा जाता है। फ्लावर अरेंजमेंट कहते हैं इसको अंग्रेजी में। फूल, पत्तियों, सूखी लकड़ियाँ और अन्य कुछ वस्तुओं को करीने से सजा करके किसी पात्र में रखना ही पुष्प संयोजन होता है। किसी में सजा करके, कोई गमला में रख दिया, कोई कुछ में रख दिया, कोई इसमें, ऐसे बहुत सारे लोग रखते हैं तो वो घर की शोभा को बढ़ाते हैं।
पहली बात है अर्नाल्डो। अर्नाल्डो महोदय कहते हैं पुष्प व्यवस्था को लेकर के कि पुष्प व्यवस्था कला का एक स्वरूप है जिसे कोई भी व्यक्ति सीख सकता है और अपने प्रयास से आनंद प्राप्त कर सकता है। ऐसा चित्र जिसकी रचना आपने की है वह आपके स्वयं के व्यक्तित्व और व्यक्तिकता को परावर्तित करते हैं, ये होता है आपका पुष्प व्यवस्था। फ्लोरेंस कहते हैं कि पुष्प व्यवस्थित करने से आनंद की प्राप्ति होती है। पुष्प व्यवस्था पूर्ण होने पर संतोष प्राप्त होता है कि हमने ऐसा किया और ये इतना अच्छा दिख रहा है हमको, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरे विद्वान है रट महोदय। रट ने कहा कि पुष्प व्यवस्था को पुष्पों यानी फूलों और अन्य पौध सामग्री और फूलदान की अनुरूपता युक्त संगठन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें स्वरूप, पोत और रंगों के मध्य एक रूपता स्थापित किया था, यानी जिसमें आपने रखा है और क्या रखा है, कितना बड़ा आपका जिसमें रखा है आपने वो रहा है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें एक अनुपात में होती हैं, ज़्यादा बेटर लगती हैं। क्लियर। विनीता अदय कहते हैं कि पुष्पों की व्यवस्थित करने से मस्तिष्क को शांति मिलती है और साथ ही प्रतिकूल स्थितियों में धैर्य और साहस की अनुभूति होती है। जब आप पुष्पों को कलेक्शन में देखते हैं तो उससे आपको भी एक प्रकार से आंतरिक अनुभूति होती है और आपके अंदर मोटिवेशन एक प्रकार से भरा रहता है कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत। आगे देखेंगे पुष्प व्यवस्था का महत्व क्या होता है, क्यों घर में फूल सजाया जाता है, ज़रूरी क्यों है। इसीलिए पहली बात तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पुष्प और पत्तियां हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से अगर घर में पुष्प पत्तियां वगैरह होती हैं, घर में लोग शहरों वगैरह में लोग जो सबसे ऊपर वाला उनका जो होता है एक प्रकार से घर का एरिया, वहाँ पर जा कर के वो लोग एक प्रकार से बगीचा लगाते हैं। हर घर में आप देखें तुलसी का पौधा हो गया या एक प्रकार से तमाम प्रकार के फूल वगैरह हो गए, वो गमले वगैरह खरीद करके लोग अपने छतों पर लगाते हैं शहरों में खास करके। गाँव वगैरह में तो अपने आरी बगल में तमाम खेत वोत होता है वहीं पर लगा देते हैं सभी लोग, ठीक है, ताकि भगवान को चढ़ाने के लिए फूल लगाया जाता है और भी कई काम के लिए गांव वगैरह में। दूसरी बात सौंदर्य के दृष्टिकोण से पुष्प और पत्तियां सौंदर्यवर्धक और आनंद प्रदायक होती हैं, जिनको देख करके जिनको सूंघ करके आपको अच्छा लगता है। तीसरी बात मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुष्प जो होते हैं मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, यानी कि अगर मेंटली दृष्टिकोण से देखें तो अगर आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट रहते हैं या ऐसी तमाम प्रकार की चीज़ें रहती तो आप फूल वगैरह सूंघ लें या एक प्रकार से फूल को देख लेंगे उसकी खूबसूरती को, तो आपको थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। इसके अलावा सजावट के दृष्टिकोण से पुष्पों का आंतरिक सजावट में अत्यधिक महत्व होता है और फूलों की सजावट हमेशा आपके उपयोग में आती रहती है, इसलिए फूल जरूरी होता है। इसके अलावा व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से पुष्प सज्जा व्यक्तित्व को निखारता है, आपके पर्सनालिटी को डेवलपमेंट में होने में या मेंटल डेवलपमेंट या तमाम प्रकार के इमोशनल डेवलपमेंट में जरूरी होता है पुष्प व्यवस्था। इसके अलावा संतुष्टि के दृष्टिकोण से अगर देखें तो पुष्प व्यवस्था या पुष्प सज्जा की रचना व्यक्ति को अत्यधिक संतुष्टि प्रदान करती है, एक संतुष्ट जीवन आपका होता है जब आप पुष्प वगैरह देखते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह कला से प्रशिक्षित व्यक्ति को रोजगार प्रदान करता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि फूल सजाने में माहिर हैं उनको रोजगार भी मिलता है और लोगों को एक प्रकार से इसका फायदा भी मिल जाता है। तो ये कई एक प्रकार से पुष्प सज्जा के महत्व हैं जो कि वर्तमान में ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पुष्प सज्जा की कौन कौन सी शैलियाँ हैं। पुष्प सज्जा की कौन कौन सी शैलियाँ हैं। पुष्प सज्जा की कई शैलियाँ हैं। पुष्प सज्जा की निम्नलिखित शैलियाँ, पहली प्रारंभिक अमेरिकन शैली, अमेरिका वगैरह में पहले फूल वगैरह सजाए जाते थे वो शैली। दूसरी जो है कैलोनियल शैली। तीसरी है फेडरल क्लासिकल शैली। चौथी है जापानी शैली। पांचवी है आधुनिक शैली। ये सभी अपनी अपनी शैलियाँ हैं फूल सजाने की, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है प्रश्न, पुष्प सज्जा में उपयोग में लाई जाने वाली सामग्रियाँ कौन कौन सी हैं। तो पुष्प सज्जा में उपयोगी सामग्रियाँ कई हैं, जैसे कि तस्तरी नुमा प्याला होता है, तस्तरी नुमा जिसमें फूल रखा जाता है। दूसरा प्याला होता है उसमें फूल रखा जाता है। जल पात्र, अंडाकार तस्तरी हो गई, बेलनाकार तस्तरी हो गई, पात्र हो गया, टब नुमा पात्र हो गया, टोकरी नुमा पात्र हो गया, शंख हो गया। तो ये सब कहीं ना कहीं पे इस तरीके से फूल को बना करके गुच्छा बना करके रखा जाता है। इससे क्या होता है, आपका घर अच्छा दिखता है, आपका कमरा अच्छा दिखता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है प्रसार शिक्षा में शिक्षक के क्या गुण होते हैं, यानी जो शिक्षक होता है या जो प्रसार कार्यकर्ता होता है उसके क्या गुण होते हैं। पहली बात तो विषय वस्तु का स्पष्ट ज्ञान होता है, जो व्यक्ति बताता है प्रसार शिक्षा के बारे में। विषय से रिलेटेड अधिक से अधिक नई जानकारी एकत्र करनी चाहिए एक शिक्षक को। दूसरी बात, शिक्षण कार्य को पसंद करता हो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, उसके लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए उसको, यानी कि कोई भी शिक्षक जब तैयारी करके पढ़ाता है तो वो एक प्रकार से और इफेक्टिव होता है और व्यक्ति को अच्छे तरीके से समझा पाता है। तीसरी बात, विषय वस्तु में जिज्ञासा रखनी चाहिए उस व्यक्ति को, यानी जो टीचर हो उसको इस विषय के प्रति रुचि होनी चाहिए, जिज्ञासा, वो जानने की इच्छा रखता हो। जिज्ञासा मतलब होता है जानने की इच्छा।
उत्साह से कार्य करना चाहिए उसको, यानी कि पढ़ाना उसको एक भार ना लगे, उसको बोरियत ना महसूस हो, वो एक उत्साह के साथ पढ़ाए, एक अच्छे माइंडसेट के साथ पढ़ाए। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे ऐसे व्यक्ति जो कि प्रकार से आपको बताएं हर एक चीज़ के बारे में, तो वो एक प्रकार से इसमें होता है। ठीक है। इसके अलावा सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अभिव्यक्ति स्पष्ट होनी चाहिए और सभी विद्यार्थियों के स्तर का ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा तो वो भी समझ जाए और कम पढ़ा लिखा तो वो भी समझ जाए। इसके अलावा अपने छात्रों में रुचि लेनी चाहिए, वास्तव में उन्हें ज्ञान प्रदान करने का प्रयत्न करना चाहिए और कक्षा से बाहर भी छात्रों से अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए एक टीचर को। ठीक है, प्रसार शिक्षा में। इसके अलावा शिक्षा के संबंधों को प्रयोग ना करने का मतलब कि प्रयोग करने का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा के साधन जो इसे मान लेते हैं डिजिटल बोर्ड है, अब डिजिटल बोर्ड पर मेरे को पढ़ाना है, अब मुझे डिजिटल बोर्ड पर अच्छे तरीके से पढ़ाना नहीं आ रहा है, तो मैं आपको कैसे रिप्रेजेंट कर मतलब कि मैं चीज़ों को कैसे आप तक पहुंचा पाऊंगा। इसीलिए ज़रूरी होता है एक टीचर के लिए, एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए, कि जो प्रसार कार्यकर्ता के जो साधन है या प्रचार के जो साधन हैं, उन साधनों का अच्छे तरीके से एक प्रसार कार्यकर्ता को, एक टीचर को प्रयोग आना चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। इसके अलावा अनुपयुक्त तथा खराब कार्य से संतुष्टि नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई गलत काम किया है तो एक प्रकार से, या गलत तरीके से आपने किसी को रिप्रेजेंट किया है किसी मुद्दे को, तो आपको संतुष्टि उसमें नहीं होनी चाहिए। शिक्षक को उत्साही और धैर्यवान होना चाहिए, अपने छात्रों को भी उत्साहित और प्रेरित मोटिवेट करना चाहिए। इसके अलावा विषय वस्तु को समझने तथा पाठ्य योजना को बनाने की योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षक को जो है निष्कपट तथा न्यायपूर्ण होना चाहिए, छात्रों के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए, भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, स्पष्ट तटस्थ होकर के हर एक बच्चे को एक प्रकार से अपना समझ करके उसको पढ़ाना चाहिए। इसके अलावा शिक्षक को सजग होना चाहिए और जिससे वह आसानी से यह समझ सके कि भाई एक प्रकार से चीज़ों को कैसे हमको बताना है और किस तरीके से हम आगे इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रबंध कार्यकर्ता के या प्रबंधकर्ता के प्रमुख कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। एक प्रबंधकर्ता जो होता है, एक संयोजक जो होता है, एक मैनेजमेंट करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसी को एक प्रबंधकर्ता बोलते हैं। उसके क्या क्या कर्तव्य होते हैं, तो समान कर्तव्यों के साथ साथ प्रबंधकर्ता विषय विशेषज्ञ होता है। ग्राम स्तर के अधिकारी के कुछ विशिष्ट कर्तव्य भी होते हैं जो निम्नलिखित हैं। प्रबंधकर्ता के कई गुण हैं। पहला गुण है नियोजन करना, यानी कि एक प्रकार से उसको प्लानिंग करना आना चाहिए। मैनेजमेंट करना, सबसे पहली बात उसको जानना चाहिए। ठीक है, कैसे मैनेज करना है किन चीज़ों को, उसको जानना चाहिए। प्रबंधकर्ता अपने क्षेत्र में कार्यक्रम बनाता तथा चलता है, अतः उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि अपने अपने क्षेत्र की उपयुक्त दशा में इस प्रकार कार्यक्रम नियोजित करे जिससे कार्यक्रम सफल हो सके, और नियोजन उचित ना हो तो कार्यक्रम भी सफल नहीं होता है। अगर आपका प्लान अच्छा नहीं होता है तो आप एक प्रकार से उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आप एक प्रकार से हार जाते हैं। इसीलिए जब भी खिलाड़ी जो होते हैं, अच्छा कोच वगैरह, कभी आपने सोचा कि जो कोच रखते हैं, जैसे अभी गौतम गंभीर को कोच बनाने की बात की जा रही है, तो कोच काम क्या करते हैं? जो कोच होते हैं वो सिखाते हैं क्या कि भाई ऐसा मारो ऐसे मारो, ये नहीं, वो उनकी कमज़ोर या वीक पॉइंट को देखते हैं, एक योजना बनाते हैं, प्लान करते हैं कि भाई इस टीम के खिलाफ कैसे प्लान के साथ हमको उतरना है, कैसी रणनीति होनी चाहिए आपकी, किस बल्लेबाज के खिलाफ किस बॉलर को उतारना है, या किस बॉलर को एक प्रकार से किस तरीके की बॉल करनी है किस सिचुएशन में, ये सब बताते हैं। माइंड गेम बताते हैं जो कोच होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि शारीरिक गेम तो आप जान ही रहे हैं। अब विराट कोहली को कोई कोच ये थोड़ी ना बताएगा कि आप ऐसे बल्ला करके मार रहे हो तो ऐसे मारो। वो विराट कोहली जानकार है, ऑलरेडी उसको पता है कि कैसे हमको मारना है, लेकिन किस बॉलर के खिलाफ आपको कैसा व्यवहार करना है दूसरा ही आपको बताएगा, क्योंकि आपकी क्या गलतियां होती हैं दूसरा ही आपको देख करके बताएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, प्रबंध करना, मैनेजमेंट करना, केवल कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना अर्थात आयोजन करना ही पर्याप्त नहीं, प्लान बनाना ही पर्याप्त नहीं होता है। साथ ही विभिन्न तत्व जो कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं उनका उपलब्ध होना और उन्हें एक इकाई के रूप में इस प्रकार चलाया जाए जिससे सभी तत्व एक होकर के कार्य करें। अतः विभिन्न तत्वों को संगठित करने का कार्यक्रम जो होता है उसको चलाना चाहिए। ये होता है प्रबंध करना, मैनेज करना सभी को। ठीक है, तीसरा जो काम होता है संलग्नता और नियोजन प्रबंध के साथ यह भी देखना आवश्यक होता है कि एक प्रकार संलग्नता होनी चाहिए, यानी कि विभिन्न तत्व जो है किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, जो तत्व ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं उन्हें ठीक किया जाए और कार्य पर उनको लगाया जाए। यह कार्य भी प्रबंधकर्ता का ही होता है, तो ये संलग्नता बहुत जरूरी है। इसके अलावा मूल्यांकन, यानी कि कोई काम व्यक्ति कैसा कर रहा है उसका एवेल्यूशन किया जाए, मूल्यांकन किया जाए।
अपने क्षेत्र में चल रहे कार्यक्रम के संबंध में प्रबंधकर्ता को जानकारी रखनी चाहिए कि कैसा काम हो रहा है, कार्यक्रम सफल हुआ है अथवा नहीं हुआ है, कितना सफल हुआ है, कितना नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कैसे हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कितना नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्नों को लेकर के उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि भाई कितना हमने जो प्लान हमारा था वो प्लान कहाँ तक एग्जीक्यूट हम लोग कर पाए। ठीक है, कार्यक्रम की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि बाधाओं यानी अनुपयुक्त जो तत्व होते हैं उनको दूर किया जाए, और यह मूल्यांकन के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो ये एक प्रकार से जो प्रबंधकर्ता होते हैं उनके एक प्रकार से प्रमुख कार्य हैं जो कि करने चाहिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, रसोई घर की परिभाषा दीजिए। रसोई घर किसे कहते हैं भैया? तो R.S. देशपांडे कहते हैं कि रसोई घर आवास गृह का महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि उसमें भोजन तैयारी की स्वच्छता और गुण पर ही किसी परिवार का स्वस्थ, सुविधा और सुख निर्भर करता है। रसोई घर जहाँ पर खाना बढ़ता है वही होता है। अगला क्वेश्चन से, रसोई घर कितने प्रकार के होते हैं? रसोई घर कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक दीवार वाला रसोई घर, दूसरा होता है दो दीवार वाला, तीसरा होता है यू आकार का रसोई घर, इस तरीके से। ठीक है, चौथा होता है एल आकार का, यानी इस तरीके का रसोई घर होता है, यहीं पर खाना बनता है। ठीक है, खुला होता है। एक होता है दीप रसोई घर, एक होता है प्रायदीप रसोई घर। प्रायदीप मतलब किस तरीके का रसोई घर? ठीक है, ये वाला, ये रसोई घर। ठीक है, और एक होता तारक योजना वाला कि इसमें सितारा टाइप का इस तरीके से बना है। ठीक है, पृथक केंद्र रसोई घर यानी घर से बाहर बना दिया गया, घर से अलग बना दिया गया। तो इस तरीके से घर बनाने के मतलब घर में कई प्रकार के रसोई घर आपको देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर मैंने आपको बताए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, रसोई घर के कार्य केंद्र से आप क्या समझते हैं? रसोई घर के कार्य केंद्र से आप क्या समझते हैं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो पेट्रिसिया विल्सन कहते हैं कि रसोई घर के कार्य केंद्र विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और इनमें मुख्य उपकरण, पर्याप्त संग्रह सुविधाएं और कार्य स्थान सम्मिलित किए जाते हैं ताकि कार्य पूर्ण हो सकें। ठीक है, ये जो है पेट्रिसिया विल्सन कहते हैं रसोई घर के कार्य केंद्र से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न, कार्य केंद्रों के दो लाभ बताएं। कार्य केंद्र के दो लाभ, पहला लाभ है कार्य केंद्र समय और शक्ति की बचत की व साथ ही साथ विचारों की बचत करते हैं। दूसरी बात, कार्य केंद्र रसोई घर में चलने के रास्ते में कमी करता है। तो कुल मिलाकर के एक जो कार्य केंद्र होता है, कहाँ पर आपको काम करना है रसोई घर में, किस तरीके से आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है, ये सब आपको यहाँ पर पता चलती हैं। अगला क्वेश्चन से, कार्य त्रिभुज क्या होता है? कार्य त्रिभुज क्या है? तो रसोई घर में क्या होता है, अधिकतम कार्य क्षमता के लिए जो है कार्य त्रिभुज की गणना करना आवश्यक है। कार्य त्रिभुज पकाने के केंद्र, सिंक और रेफ्रिजरेटर के मध्य निरंतर रेखाओं द्वारा बनाने वाला त्रिभुज होता है। यह 23 फीट से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपकी फ्रिज मान लेते हैं यहाँ पर रखी हुई है, तो फ्रिज से चूंकि काम आपको लगता है तमाम चीज़ निकालने का, तो फ्रिज आपकी यहाँ पर है, आपका सिंक यहाँ पर है जहाँ पर आप बर्तन धोती हैं, और आपका एक प्रकार से क्या आपका जो है भोजन पकाने का जो केंद्र है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर आपका एक प्रकार से भोजन पकाने का केंद्र है, और यहीं पर आपका एक प्रकार से इधर बगल में सिंक लगा हुआ है, ताकि यहाँ पर आप जो है रोटी बेल रही हैं, यहाँ पर तवा गैस रखा हुआ है, यहाँ पर आपने बनाया, फ्रिज से मान लेते हैं आपको जो है गाजर काटने के लिए गाजर निकाला, यहाँ पर काट लिया, और यहीं पर तुरंत बर्तन यहाँ पर जो है जूठा हुआ इसको उठा करके सिंक में डाल दिया। इस तरीके से ये एक प्रकार से किचन में आपका एक त्रिभुज का निर्माण करता है रेखाएँ। तो यही होता है एक प्रकार से त्रिभुज। ठीक है, ये कार्य त्रिभुज होता है जो कि एक प्रकार से फ्रिज और सिंक और जो खाने बनाने का जो एक प्रकार से मुख्य होता है उस पर होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, डिज़ाइन किसे कहते हैं अथवा डिज़ाइन की परिभाषा दीजिए। तो गोल्डस्टेन कहते हैं कि डिज़ाइन पदार्थों का चयन और व्यवस्था है जिसके दो उद्देश्य होते हैं। पहला होता है क्रमबद्धता और दूसरा होता है सुंदरता। तो क्रमबद्धता मतलब कि सिस्टमेटिकल वे में हो, सुंदरता मतलब अच्छा दिखे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नमूने कितने प्रकार के होते हैं? नमूना मतलब होता है एक प्रकार से एक सांचा। नमूने कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक नमूना, नेचुरल नमूना, दूसरा होता है ज्यामितीय नमूना, तीसरा अमूर्त नमूना, और चौथा रचनात्मक नमूना। ये सब नमूने के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अल्पना किसे कहते हैं? तो अल्पना शब्द जो है वो संस्कृत के आलिम्बना शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कलात्मक रूप से किसी भी भाव को प्रारंभ करना। यानी एक कलात्मक तरीके से, क्रिएटिव तरीके से किसी भी भावना को आप प्रारंभ करें। अंगुलियों के माध्यम से कलात्मकता चित्रकारी को अल्पना कहते हैं। जब अंगुलियों के माध्यम से आप कलात्मक चित्रकारी करते हैं तो उसी को अल्पना कहा जाता है। चित्रकारी के लिए उपयोगी होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। लय का क्या अर्थ होता है, लिखिए, बताएं। लय का अर्थ लिखिए। लय निरंतर होने वाली संगठित गति है। यह नियमित दोहराव वाली गतियों और विभिन्न अंतरों वाली गतियों से प्राप्त की जा सकती है। कला में लय का अर्थ होता है रेखा, स्वरूप या रंग के द्वारा निर्मित ऐसी व्यवस्था
जिस पर आंखें यात्रा करती हैं उसी को क्या कहते हैं, लय कहते हैं। तो लय क्या होती हैं, जो एक प्रकार से लय जो होती है, आपको क्या चीज़ें पहले दिखेंगी, क्या चीज़ें बाद में दिखेंगी, ठीक है। यानी कि लय निरंतर होने वाली संगठित गति है। यह नियमित दोहराव वाली गतियों और विभिन्न अंतरों वाली गतियों से प्राप्त की जाती हैं। कला में लय का अर्थ होता है रेखा, स्वरूप और रंग के द्वारा निर्मित ऐसी व्यवस्था जिस पर आंखें आपकी यात्रा करती हैं। आपने इसको देखा, उसको देखा, उसको देखा, इस तरीके से घर में ये लय होता है, ठीक है। अगला है डिज़ाइन क्या होती है, डिजाइन के प्रकार बताएं। तो मुख्यतः डिजाइन जो होती है कई प्रकार की होती है। पहली होती है प्राकृतिक डिजाइन, दूसरी है ज्यामितीय डिजाइन, तीसरी है सूक्ष्म डिजाइन, चौथी रचनात्मक डिजाइन, पांचवी सजावटी डिजाइन। ये डिजाइन के कई प्रकार होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते, फटाफट से आप देखेंगे। चले, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से और भी चीज़ें आप जान पाएँ, समझ पाएँ। बिल्कुल आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। चले, प्रश्न है कि एक अच्छे घर की 2 विशेषताएं बताएं। विशेषताएं एक अच्छे घर की विशेषता की बात की जाए, सॉरी, चले, उत्तम गृह स्वच्छ और साफ रहना चाहिए। सबसे पहली बात, एक अच्छा घर जो होता है वो सबसे पहली बात, किसी भी घर में अगर आपको रहना है तो घर भाई साफ़ सफाई होना चाहिए। साफ़ सफाई अगर नहीं होती है तो अच्छा नहीं माना जाता। यानी कि उत्तम गृह के लिए, यानी अच्छे घर के लिए स्वच्छता और साफ़ सफाई बड़ी ज़रूरी है। दूसरी बात, घर के आसपास का वातावरण भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, तभी एक अच्छा घर उसको कहेंगे। दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आदिकालीन मानव कहाँ निवास करता था। तो आदिकालीन मानव जो है गुफाओं में रहता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आदर्श मकान की 2 विशेषताएं लिखिए। आदर्श मकान की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है स्वास्थ्य के नियमों का अनुकूलन बना रहे। स्वास्थ्य के जो नियम हैं उन नियम के अकॉर्डिंग घर हो आपका। दूसरी बात, परिवार के सदस्यों की व्यवस्थित मतलब कि परिवार के सदस्यों का व्यक्तित्व जो है उसको व्यक्त करना चाहिए आपका मकान, ठीक है, कि घर को देख करके पता चल जाए कि व्यक्ति जो है वो कैसा होगा, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन से मकान कैसा होना चाहिए, मकान या घर। यहाँ पर मकान का तात्पर्य हाउस वाला नहीं, होम वाले से है। तो होम में प्रत्येक सदस्य अपने जीवन का अधिक से अधिक भाग व्यतीत करता है, इसलिए घर बहुत ही सुविधाजनक और व्यक्ति की सभी ज़रूरतें पूरी करने वाला होना चाहिए। घर ज़िंदगी में एक बार बनता है, आप 2 बार बनवा सकते हैं, लेकिन घर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करे, आपकी एक प्रकार से जो आंतरिक भावना है उसको एक प्रकार से सही तरीके से मैनेज करे, ऐसा घर आपको बनवाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन से पास पड़ोस का विभाजन कीजिए। अच्छा, एक आपने सुना होगा कि भाई पास पड़ोस अगर आपके अच्छे नहीं होते हैं तो आप कितना भी अच्छा घर बनवा लो बेकार है। जैसे कि महिमा समुद्र की घटी जो रावण बसा पड़ोस, मतलब कि समुद्र की महिमा घट गई थी, चूँकि रावण जैसा एक प्रकार से महापराक्रमी तो था ही, लेकिन वो एक प्रकार से आताताई और अत्याचारी लोग बस गया कि भाई समुद्र की महिमा घट गई कि समुद्र पर पुल बंध गया। अब बताओ, समुद्र पर पुल बंधा किसकी वजह से बंधा, रावण की वजह से। तो समुद्र की क्या हुई, महिमा घटी, तो महिमा मिटी अपार। क्योंकि राम जी नहीं चाहते थे कि भाई जो है समुद्र पर पुल बांधा जाए, लेकिन समुद्र ने खुद ही बताया कि भाई मेरे पर बांध लो। चूँकि गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत, लक्ष्मण बाण सरासर आनू। लक्ष्मण जी से कहा कि भाई 3 दिन से तपस्या कर रहा हूँ, ये तो जड़ बुद्धि है, मूर्ख बुद्धि है, ये तो बाहर ही नहीं निकल रहा है, लाओ भैया संधान एवं प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। मतलब जब भगवान ने तीर ताना तब एक प्रकार से पूरा जो है जीव जंतु जो थे, खग मृग जीव जंतु सब अकुलाने लगे, नदी का पानी एकदम से उफान मारने लगा, बणवा नल। जब भगवान ने बाण निकाला तो उसकी बाण की गर्मी से समुद्र जो था वो एक प्रकार से वो अग्नि में परिवर्तित, मतलब कि समुद्र में जो पानी था खौलने लगा, एकदम से दहकने लगा। तब जब ये हुआ तो उसी पर बड़वा नल बन गया। बड़वा नल आज कहते हैं रामेश्वरम में है वहीं पर। तो बड़वा नल पे अगर आप चाहें तो वहाँ पर खाना वाना बना करके बहुत सारे लोगों ने पका कर खाया। मतलब बताते हैं लोग ऐसा, मैं अभी एग्जैक्ट इस पर नहीं गया हूँ, लेकिन फिर भी बताते हैं कि भाई इतना गर्म वहाँ पर चीज़ें कि वहाँ पर आप कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, पानी तो नमकीन होता ही है। तो आगे देखेंगे। तो पास पड़ोस का बड़ा महत्व होता है भैया। अगर पड़ोसी आपके अच्छा नहीं मिले तो जान लो घर बर्बाद होएगा आपके। चुगली करा कर यहाँ घरे आके बैठ जाइ हैं, अरे तुहार भैवा यही मेर करत रहा, तहार मेहरुआ यही मेर करत रही, तहार जौन है पतोहवा दादा रे राम का हो। अब गाँव वगैरह में यह तो हुआ है, पहुँची 2 जनी दादी जौन होती वह खुरपंची तो होती से बैठिन
60 साल के बीत चुका है, काम कोनो करे नहीं रहा तो घरे आराम से बैठी हैं। तो का करी तो बतुई हैं जाए के दूसरे बुढ़िया से मिली हैं। का हो तहार पतोहिया जवन है बहिनी का करत ही, तो घूंघटऊ नाई काढ़त सही से। तो उनसे बताइए अच्छा नाई काढ़त, अरे हमारे सबके ज़माना में नहीं रहा कि कौन के जेठे के सामने या ससुर के सामने ऐसे मुँह खोल के घूमी। या देखो आजकल के तो मेरे जेठे से बतुआ आती हैं, अरे राम कहो ऐसे बतुई हैं। तब दूसरे जनी कही हैं अरे तू नाई जान पोती, हमार पतुआ ही घूंघूट हियाँ तक काढ़त है, हियाँ तक। अब मजाल है कि बहरे निकल जाए कि वो आई जाए, कि वो बहरी आवाज भागत ही जान पड़ता है कि कोनो कि वो पकड़े आवा है। यही मेरे का यानी कि एक अंग नहीं दिखान आज तक, यही मेरे का एक प्रकार से बताइए। तो कहें अच्छा यानी हमारे पतोहवा गड़बड़ ही लागत है, रुको बताई थे। पहुँची घरे बुढ़िया दूसरे दिन, अरे अब फलाने के पतोहिया यही मैं कर थी, अपने लड़के से बताइए, उनसे ना बताइए अपनी पतोह की बहनी जो है बिटिया यही मैं करो, अपने उनसे बताइए अपने लड़का से जेके मेहरारू रही हैं उनसे कहीं अरे उनके फलाने के। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। तो इस तरीके से बताइए उनसे। अब वो जा कर के पति बेचारा कहेगा अपनी पत्नी से, पत्नी कहेगी अरे अब आज के ज़माने में किसी पत्नी से कह दो साड़ी तो थोड़े घूंघट काट लो, सुंदर हूँ घूंघट की क्या हूँ। सबसे पहली बात भाई कोई लड़की सुंदर है, अब उसको कहोगे तो पर्दे में रहो घूंघट काट लो तो रहेगी नहीं रहेगी। बहुत सारी लड़कियाँ लेकिन एडजस्ट करती हैं, बहुत सारी लड़कियाँ आजकल तो। हालांकि ये सब अलग की बातें थी, मैंने बता दिया आपको। तो पड़ोसी भी अगर गड़बड़ मिल गई हैं तो घर विनाश हो जी, सत्यानाश है। तो पड़ोस का भी बड़ा महत्व है। पास पड़ोस का विभाजन क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपने मकान को साफ सुंदर जगह और अच्छे पड़ोस में बनाना पसंद करता है। हर नगर में साफ गंदे और अच्छे बुरे स्थान होते हैं। स्वास्थ्य व संस्कृति की दृष्टि से आस पड़ोस को दो भागों में बांटा जा सकता है। सामाजिक आस पड़ोस व भौतिक आस पड़ोस दो चीज़ें होती। सामाजिक आस पड़ोस मतलब कि जो सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति ठीक ठाक हो वहाँ पर, और दूसरा होता है भौतिक आस पड़ोस यानी जहाँ पर एक प्रकार चीज़ें उपलब्ध हो जाएँ। ठीक है, तो ये होता है पास पड़ोस का महत्व। अगला क्वेश्चन है नक्शे की उपयोगिता पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। नक्शा देखिए निर्माण कार्य के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में नक्शा सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि भाई कहाँ किस जो है स्थान पर कौन सा कमरा बनेगा, कैसे कैसे क्या बनेगा, पूरा एक प्लान एक नक्शा होता है तो वो ज़्यादा बेटर होता है। इसके अलावा भवन निर्माण में अनुपातिक व्यय को आंकने के लिए जरूरी होता है नक्शा बनाना। तीसरी बात नगर पालिकाओं में रिकॉर्ड के रूप में भी नक्शा बनाना अनिवार्य होता है। नगर पालिका जो एरिया में अगर आप घर बनवाएंगे तो नक्शा बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा ठेकेदार और इंजीनियरों के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा भवन निर्माण के नियमों की जानकारी के लिए भी एक नक्शे की उपयोगिता होती है। घर बनाने से पहले नक्शा जरूर बनवाना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है समूहीकरण क्या है। समूहीकरण देश पांडे कहते हैं कि समूहीकरण का अर्थ होता है कमरों की परस्पर स्थिति को देखते हुए उनकी व्यवस्था करना। यानी आवास में मुख्यतः 3 समूह होते हैं, इनको एक दूसरे से संबंधित करना आवासीय योजना का एक अंग होता है। कुल मिलाकर के यानी किचन, बाथरूम, कमरा और एक प्रकार से बरामदा, ड्योढ़ी, वसारा जो कुछ भी हो आपके घर में उन सभी में तालमेल हो। ऐसा नहीं कि एक कमरे में इधर से जाओ दूसरे कमरे में उधर से जाओ, मतलब एक तालमेल हो, सभी कमरे एक दूसरे से जुड़े हों, या ऐसा हो कि भाई एक गली से जाएं तो सभी कमरों में हो जाएं, या घर में अगर अंदर फ्रंट पेज से घुसें तो सभी कमरों में आप जा सकें। ऐसी व्यवस्था समूहीकरण कहलाती है, सभी का तालमेल हो कमरों का। ये अगला क्वेश्चन है बृहदता। बृहदता क्या होती है, प्रश्न परीक्षा में समूहीकरण और बृहदता से आएगा। तो साने महोदय कहते हैं कि बृहदता जो होती कमरे में कम स्थान का अधिकतम उपयोग, यानी कोई कमरा छोटा है तो छोटे से कमरे में ऐसी व्यवस्था करें, ऐसा मैनेजमेंट करें जिससे क्या हो जाए अधिक से अधिक स्थान उपलब्ध हो जाए और अच्छे से अच्छे तरीके से हम अपने रिक्वायरमेंट पूरी करें। तो कमरे में कम स्थान का अधिकतम उपयोग करने से प्रभाव जो उत्पन्न होता है उसे बृहदता कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न सजावटी नमूने कितने प्रकार के होते हैं। तो सजावटी नमूने बेसिकली कई प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक नमूना, दूसरा है ज्यामितीय नमूना, तीसरा है रूढ़िवादी नमूना और चौथा है अमूर्त नमूने। यानी ये सब एक प्रकार सजावट के लिए तमाम प्रकार के जो फैक्टर सजावटी चित्र होते हैं वही नमूना। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न आ चुका है उत्तम नमूने की क्या पहचान है, यानी अच्छा नमूना कैसा होता है। नमूना उद्देश्य पूर्ति करता हो आपका, यानी जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाए। नमूने के सभी भाग उचित अनुपात में होने चाहिए। नमूने के प्रयोग में उपयुक्त निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया हो। नमूने में सादगी के साथ साथ संतुलन, अनुपात, लय, बल और अनुरूपता
ये सब एक प्रकार से इन सभी सिद्धांतों का पालन किया जा रहा हो, तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी संतुलन होना चाहिए और अनुपात में, लय में बल और अनुरूपता, ये सभी एक प्रकार से एक प्रकार से नमूने में होने चाहिए, जो कि आपके घर के सजावट के लिए आता है। कोई भी नमूना हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो जो कि घर के सजावट के लिए आया है, तो ज़रूरी है कि एक प्रकार से उसमें लय जो है एक प्रकार से, और रंग योजना और अनुरूपता, बल, लय, अनुपात, संतुलन, ये सब हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को जान लिया, और इसके बाद में आपका जो है ये आपका 4th सेमेस्टर का लेक्चर था। आप जो है 2nd सेमेस्टर का लेक्चर भी जो है 9 बजे से आप देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे होंगे 9 बजे से वो क्लास आप। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई। लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के जो प्रश्न हैं सभी को इसमें समाहित करने का मैंने प्रयास किया है। यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतर है। शुक्ला स्टडी पॉइंट के अलावा इस तरीके की तैयारी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर नहीं मिलेगी। शुक्ला स्टडी पॉइंट मात्र एक ऐसा चैनल है जो कि आपकी परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत करता है, और आपकी परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व विकास से रिलेटेड तमाम प्रकार की चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूं। तो इसलिए शुक्ला स्टडी पॉइंट को फॉलो करें। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर बताई गई चीज़ों को एक प्रकार से आप अपने जहन में उतारें, और आपका भविष्य उज्जवल होगा, ये मैं कामना करता हूं। ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूं कि आपके पेपर अच्छे हों, आपको अच्छा नंबर मिले। मैं आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका पेपर अच्छा हो। कल आपका जो पेपर लगा हुआ है उसके लिए आप प्रिपेयर हों। इस वीडियो को आपने देखा, 100% कल आपकी परीक्षा में यही प्रश्न आने वाले हैं। प्रबल दावेदारी के साथ बोल रहा हूं। तो आप सभी लोगों ने अगर इस वीडियो को अभी देख लिया है, खत्म कर चुके हैं, तो एक बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। 2 बार जब आप इस वीडियो को देख लेंगे, एक भी पॉइंट आप छोड़ करके नहीं आओगे, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। अच्छा, एक बात और, आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की हमारी आईडी है शुक्ला स्टडी पॉइंट। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट अगर आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, वो हमारा ही है। ठीक है, उस पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, और उस पर भी तमाम प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। ओके, एक चीज़ और यहीं पर आपको बताना है, एक चीज़ और, को करिकुलर मास्टर चैनल को लेकर के इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल जो है उसको एक प्रकार से उस पर क्या हो रहा है कि जैसे मान लेते हैं आप 5th सेमेस्टर में जाएंगे, तो आपको को करिकुलर कोर्स के रूप में आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो जो कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब सॉरी एक मिनट, वो 6th सेमेस्टर में आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा। आपको 5th सेमेस्टर में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा। एनालिटिक एबिलिटी का मतलब होता है कि आपको वहाँ पर रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। एनालिटिक एबिलिटी मतलब रीजनिंग। तो रीजनिंग के समस्त चैप्टर को एक एक पर्टिकुलर चैप्टर, यानी एक पर्टिकुलर चैप्टर ने चैप्टर वाइज वीडियोस आपको सब कुछ को करिकुलर चैनल पर मिलेगी। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपको पर्टिकुलर वीडियोस मिलेंगी हर एक चैप्टर की। तो पूरा चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। क्योंकि रीजनिंग आप जान पाएंगे, आपकी वो रीजनिंग आपके कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, एसएससी वगैरह के लिए, बैंक के लिए, ठीक है, या एक प्रकार पुलिस के लिए और लेखपाल के लिए, ऐसे तमाम प्रकार के अगर सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वो एक प्रकार से महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ आपका को करिकुलर जो कोर्स होता है उसमें भी वो आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपके भविष्य के से संबंधित जो आपके प्रश्न होते हैं कि आपका करियर कैसा हो, करियर में आप कैसा कर पाएंगे, उसको लेकर के तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं देता रहता हूं। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे पता चलेगा कि भाई आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स अगर आपने कौन सब्जेक्ट लिया है तो आपके लिए बेटर होगा। ये सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, यही मैं आपसे आशा करता हूँ। ठीक है, और आपका भविष्य उज्जवल होगा, ये भी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।